की कीमत लगती है, कहीं कम लगती है, कहीं ज़्यादा लगती है। तो कभी ये मत समझना कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ कम है तो वो काम नहीं आएगी, काम आएगी, सही कीमत लगाने वाला चाहिए। नो मैटर हाउ मच यू हेट योर पेरेंट्स, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल है कि एक एज आती है ऐसी आपकी जब आप अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं करता है यार, हर समय मेरे को टोकते रहते हैं यार हर चीज़ के लिए, लेकिन वो एक टाइम आएगा जब तक समझोगे, बस ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हम लोग को शिट बोलना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि आप क्लाइंट से बात करो, उसने बोला आई जस्ट लॉस्ट $10,000 लास्ट नाइट, ओह शिट, यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज दोस वर्ड्स। वो ट्रेनिंग ऐसी दी गई थी, अगर आपने गलती से बातों बातों में भी शिट निकले, और वो गेम्स खिलाते थे एक्साइटमेंट वाले कि मुझसे निकलता अरे शिट यार, शिट निकला तो आपकी कोचिंग होगी, मैनेजर बुलाएगा और बोलेगा नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज दिस वर्ड। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को एक्सेल शीट लो, अपने एक्सपेंसेस कैप्चर करना शुरू करो कि ये मंथ में इतना मेरे पास पैसे आए और उसको टोटल करो। अब मैं नहीं कर रहा एकदम डीप पागल हो जाओ कि 10-5 डॉलर भी या देखिए डॉलर के लिए परेशान हो रहा है, टेंशन मत नहीं लेनी है। वो इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि डाउन द लाइन 3 to 6 मंथ्स आपको रियलाइज होगा कि आपके खर्चे कहाँ बढ़े, कहाँ कम हुए, कैसे उन्हें कंट्रोल करना है। अब आपको अपना पैसा मैनेज करना बेसिक आ गया। लॉस भी होता है म्यूचुअल फंड में लोगों का, लेकिन आप कोई भी म्यूचुअल फंड का 5 से 10 साल का डेटा निकाल के देखिए, आपको दिखेगा मिनिमम बकवास से बकवास 5 से 7% रिटर्न देता है। देयर आर फ्यू व्हिच आर गिविंग 25% रिटर्न। आपको पेशेंस और आपके पास टाइम होराइजन होना चाहिए। कभी भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना ही रिस्क वाले फंड डालो जो आपको राइट अवे इमीडिएटली नीड ना हो। अगर आपको 2 साल में घर खरीदना है, मत डालो पैसा मार्केट में। महफिल की शुरुआत करते हैं आपकी शायरी से। कुछ सुना दो। अरे यार चलो महफिल पे सुनाते हैं कि महफिल सजा रहा हूँ आशिकों की, तुम भी आना। महफिल सजा रहा हूँ आशिकों की, तुम भी आना। मैं मोहब्बत पढ़ दूंगा, तुम बेवफाई सुनाना। क्या बात, वाह, थैंक यू क्या बात है। आपकी एक और गजल है छोटी सी, जी। कौन सी आराम। है? आराम तो थोड़ी सी बड़ी है, बट अगर आप सुनना चाहते हो बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। बट मैं फोन उठाऊंगा उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सॉरी, बिल्कुल। थोड़ी सी लंबी है सुनाइए, तो आई विल सुनाइए, हैव टू रीड इट थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। निकाल लेता हूँ इसको। ये मैंने लिखी थी जब मैं कनाडा मूव हुआ था ना, एंड आई रियलाइज कि यार घर पे सब कुछ था, मम्मी पापा भाई, बहनों की शादी हो गई थी बट स्टिल दे लिव इन द सेम सिटी। तो बहनों से वीकेंड पे मिल रहे हैं, आप परिवार से मिल रहे हैं, पर लगता था नहीं यार बाहर की लाइफ थोड़ी सी अच्छी है। और मेरी बहन ने बोला तू जा एक्सप्लोर कर बाहर, बिकॉज यू आर द ओनली वन, क्योंकि मैं यंगेस्ट हूँ, वी आर 4 सिबलिंग्स। तो मेरे मॉम डैड आर वेरी हार्ड वर्किंग, 4 बच्चे हैं उनके। एंड मैं बोलता हूँ कि दे स्टॉप द फैक्ट्री आफ्टर दे फाउंड द बेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज मी। तो मैं 4th हूँ और आई एम द यंगेस्ट। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि तू एक ही है एलिजिबल जिसको स्टडी पर वीज़ा मिल सकता है, बिकॉज क्या होता है कि 4 साल से ज़्यादा गैप है तो वीज़ा नहीं लगता है पढ़ाई में। पढ़ाई ऐसा है, मतलब 4 साल का गैप है तो बहुत सारे जस्टिफिकेशन लगते हैं और थोड़ा मुश्किल है, लगते हैं बहुत लोग के वीज़ा, बट नॉर्मल सिचुएशन में नो मोर देन 4 years गैप फ्रॉम योर एजुकेशन। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एलिजिबल तो मैं ही चला जाता हूँ। एंड आई केम। आने के बाद समझ में आया कि यार बाहर आए थे सोच के कि यार बड़ी मज़ेदार लाइफ होगी, एकदम स्मूथ। बाहर जा रहे हो, नानी से मिलने के आने से पहले नानी कहती है अब तो तुम साहब बन के आओगे, बिकॉज नानी लोग की थिंकिंग वैसी कि लंबा कोट पहन के टाई वाई विदेश जा रहा है लड़का, साहब बन के आओगे। तो मैं कहा यार नानी ने बोला है तो बात तो सही होगी, वहाँ जाके कोई भी साहब ही बन जाता होगा। तो यहाँ आके समझ में आया कि यार आराम ढूंढने निकला हूँ आराम छोड़कर, क्योंकि जो वहाँ था वही आराम था मुझे लगता है। तो उस पर लिखा था कि सवेरा करने निकला हूँ मैं शाम छोड़कर, बेहतर होने निकला हूँ अरमान छोड़कर, ना जाने क्या फरमाइश है मेरी किस्मत की मेरे वक्त से, कि बस आराम ढूंढने निकला हूँ आराम छोड़कर। क्या तीरथ पे मैं निकला हूँ सारे धाम छोड़कर, मेहनत करने निकला हूँ सब काम छोड़कर, ना जाने क्या गुफ्तगू है मेरे कल की मेरे आज से, कि बस आराम ढूंढने निकला हूँ आराम छोड़कर। भगवान ढूंढने निकला हूँ मैं राम छोड़कर, भागने में निकला हूँ सारे बाम छोड़कर। बाम जो सर दर्द में लगाया था। फिर से पढ़ता हूँ कि भगवान ढूंढने निकला हूँ मैं राम छोड़कर, भागने में निकला हूँ सारे बाम छोड़कर, ना जाने क्या पहल है मेरी सोच की मेरी ख्वाहिशों से, कि आराम ढूंढने निकला हूँ आराम छोड़कर। क्या बात है। और लास्ट लाइन है कि अल्लाह ढूंढने निकला हूँ मैं आजान छोड़कर, रूठने में निकला हूँ मुस्कान छोड़कर, ना जाने क्या शिकायतें हैं मेरी ज़रूरतों की मेरे अरमानों से, कि आराम ढूंढने निकला हूँ आराम छोड़कर। वाह क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत बढ़िया सर। तो ये जब थैंक मैं यू। लिख रहा था तो लिखते लिखते आंसू भी आ रहे थे, घर की याद भी आ रही थी, और लगा यार क्या कर रहे हैं। बट फिर एज वी वर टॉकिंग बिफोर द पॉडकास्ट कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, और बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर डेफिनेटली। भाई काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़रूरी भी करना, मैं कहता हूँ। इस फेज में हैं कि बस टूटने से एक स्टेप पीछे हैं,
राइट। तो क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा कि सर टूट तो सब गए हैं, बिखरना बाकी है, और बहुत ज़रूरी है बिखरना, क्योंकि जब आप बिखरते हो और फिर जब समेटते हो ना खुद को, तो समझ में आता है कि हर एक टुकड़े में एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, और हर एक टुकड़े ने आपको कुछ सिखाया है। कनाडा में मुझे लगता था एक टाइम में मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे घर वाले कहते हैं यार लड़का हमारा बहुत मेहनत कर रहा है। फिर मैंने देखा उन बच्चों को जो 3-3 दिन नहीं सोए और लगातार काम कर रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं। रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। एक लड़का है मेरी फ्रेंड का भाई, नया नया आया, वो 12th के बाद आया था। तो उस लड़के को बोला कि यार तुम सिक्योरिटी लाइसेंस दे लो, बिकॉज बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी वो, और हम लोग सब साथ में रहते थे एक ही घर में। तो ही वॉज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। तो मैं नहीं चाहता था कि यार तुम फैक्ट्री में काम करो, ये करो वो करो। थोड़े दिन उसने करे फैक्ट्री में काम, उसको सिक्योरिटी का लाइसेंस दिलवाया एंड ही वाज डूइंग सिक्योरिटी जॉब। और जो यहाँ पर आता है ना, जब आपको अपने आवर की, अपने घंटे की जब आपको अहमियत पता लगती है ना, तो आपको लगता है कि 1 घंटा मुझे $10 दे रहा है, $20 दे रहा है, $50 दे रहा है, तो अगर मैं 1 घंटा और दूंगा तो मेरे को और मिलेगा। ठीक है, इट इज़ गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। गुड कि आपको हर एक वक्त की, हर एक पहल का, हर एक पल की अहमियत पता लग रही है। बुरा ये है कि उस चक्कर में आप खुद को ओवर स्ट्रेच कर जाते हो कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 10 किलो उठाने की, आप 15 किलो उठा रहे हो। तो वो बच्चे ने, मुझे आज भी याद है कि ये साथ में रहता था हमारे, उसको फिक्स सिक्योरिटी की शिफ्ट मिली, नाइट शिफ्ट, दोपहर से रात तक की, ओवरनाइट पूरी, और नेक्स्ट डे कॉलेज, ओवरनाइट नेक्स्ट डे कॉलेज। लड़का 1 घंटा भी नहीं सोया, 3 दिन लगातार काम किया उसने। फिर मैंने उसको चिल्लाया, मैंने कहा अब तू नहीं जाएगा जॉब पे, तू सोएगा पहले, क्योंकि एक टाइम के बाद ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो जब मैंने इन लोग को देखा, और इससे और भी बच्चे मैंने देखे हैं सर, बहुत मेहनत करी है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने शायद अभी भी नहीं किया है कुछ लाइफ में। मेरे हिसाब से मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही किया होगा जब मैं आया, क्योंकि आप एक बहुत जब इंडिया से आते हो, मोस्ट ऑफ अस कहीं ना कुछ फैमिली में आप बहुत कम काम करते हो। ठीक है, इंडिया में ये होता था कि बर्तन तो शायद ही कभी मांजे हैं, मम्मी ने कभी कभी डांट के मना, खुद मांजो, प्लेट एक्स्ट्रा प्लेट लगाई तुमने, काम वाली आएगी वो उतने नहीं मांजेगी, वो एक्स्ट्रा नहीं मांजेगी, तुम मांजोगे, मांज दिया एक दो बार किया है। यहाँ के समझ में आया कि खुद ही करना है, और फिर समझ में आया कि यार खुद का काम करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तभी आपको पता लगता है कि आप कितना फैला रहे हो जब तक आप समेटोगे नहीं। तो इसलिए मैंने कहा बिखरना बहुत ज़रूरी है, जब तक समेटोगे नहीं पता लगेगा कि कितना आपने खुद को, अहमियत पता लगती है हाँ, काम बहुत करने ज़रूरी की। है, बहुत ज़रूरी है। कल को जब वो काम आपको किया हुआ मिलता है तो आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। बिल्कुल, मैं आज भी नहीं बोला हूँ। 27 दिसंबर 2016 11:30 PM इज़ व्हेन आई लैंडेड टोरंटो क्या पीएसएल बात एयरपोर्ट पे। मैं नहीं भूल सकता हूँ। और जब ऐसे फ़्लाइट नीचे उतर रही थी, तो फ़्लाइट में एक लड़का मिला था मेरे को, आज भी उससे मेरी फ्रेंडशिप है। जब ऐसे लैंड हो रही थी फ़्लाइट नीचे, और मैं बाहर देख रहा हूँ, और मैंने इससे बगल में बैठा था, मैंने बोला भाई ये अपना नया घर है। कहता है, उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, उसने बस ऐसा सर हिलाया, क्योंकि उसको भी उस वक्त वो चीज़ हिट कर चुकी थी, और मुझे भी हिट कर चुकी थी कि हमने जो फैसला लिया है ज़िंदगी का, क्या ये सही है। और मेरी लाइफ में मैं कभी अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रहा हूँ। शायद 1-2 महीना जब हैदराबाद मूव हुए थे हम लोग, कानपुर में मैं पला बड़ा हूँ, एंड देन मूव टू हैदराबाद, वो अलग स्टोरी है लाइफ की एक। तो वहाँ पर एक 3-4 महीने था, फिर मम्मा ने बोला कि यार मेरे बच्चे सारे वहीं चले गए, मैं भी जा रही हूँ। एंड डैड वाज लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने बिजनेस रैप अप करा एंड ही ऑल्सो मूव टू हैदराबाद। तो इसलिए फैमिली से दूर नहीं, और हैदराबाद में मैं अपने भाई और बहन के संग रह रहा था, तो कभी वो फैमिली के बिना रहा नहीं। और यहाँ ऑल ऑफ अ सडन आकर के आई रियलाइज़ कि यार मैं उतर तो रहा हूँ बाहर, एक फ्रेंड आएगा मेरा पिक करने के लिए, मुझे बस इतना पता था। वो जहाँ कर एक जगह पे छोड़ देगा मुझे, जिस बंदे को मैं शायद इतना जानता भी नहीं था। और मैंने पहले साल में 5 घर बदले हैं सर। 2016 27 दिसंबर जब मैं आया हूँ, पहला घर बदला था 30 तारीख को। उसके बाद फिर हमने दूसरा घर बदला मार्च के एंड में। फिर उसके बाद हमने बदला अगस्त सितंबर के आसपास। फिर हमने नेक्स्ट फेब जब आया तो 28 फेब फिर हम घर पे मूव हुए थे। वहाँ 4 साल रहे हैं। वो घर घर लगता था, और फिर अपना घर खरीदा है 2 साल पहले। तो ये जो जर्नी रही है ना, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है सर। बहुत बहुत कुछ बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आप घर पे नहीं बता सकते हो फ़ोन करके। ये बात शायद आपको घर से दूर आके पता लगती है कि आप घर फ़ोन नहीं कर सकते हो। 100%। और मुझे ये भी पता है कि देखो पापा लोग का कैसा होता है ना, कि वो आपके सामने जल्दी अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, बहुत रेयर होता है। और अगर आपने अपने फादर साहब के इमोशन देखे हैं, तो आप ज़्यादा लकी इंसान नहीं है कोई इस दुनिया में। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ, बताऊँगा उसके बारे में। तो माँ का कैसा है, वो चेहरा देख के बता देती है क्या हुआ है बेटा, "कुछ नहीं, खाना खाया मैं, क्या खाया"। अब क्या बताएं कि क्या खाया। तो अब झूठ तो बोल नहीं सकते हो आप। उन्होंने 9 महीने रखा है अंदर, तो तुमसे ज़्यादा वो तुम्हें खुद समझती हैं। तो मम्मी वो खिचड़ी बनाई थी सुबह। अच्छा सुबह, दोपहर में क्या खाया? दोपहर में भी वही खाया। रात में भूख नहीं लग रही है मम्मी,
अच्छा ठीक है। तो एक दिन पापा का फ़ोन आया ऐसे ही। मेरा कैसा है, मैं हाई स्कूल के बाद मैंने कमाना शुरू कर दिया था इंडिया में। ऐसा नहीं था कि ज़रूरत थी कमाने की, बट एक चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं यार, अब शायद करना चाहिए। तो बहुत अलग-अलग तरह के काम करे, है ना? तो पापा का फ़ोन आया एक दिन, और मैं कनाडा भी आया था तो अपने पैसों से, मोस्टली तो मैंने कमाया, मैंने सारे पैसे लगा दिए। थोड़े बहुत लिए इधर-उधर से। पापा ने बोला कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो 3.5 साल नौकरी में तूने कितना जोड़ लिया बेटा? मैंने कहा नहीं जोड़ लिया, खर्चा है ही क्या घर में? सारा तो आप ही लोग उठाते हो, मैं खर्चा क्या ही करता हूँ। तो तो मैंने पापा से कुछ खास पैसे लिए नहीं थे, बट उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में फिर भी बोले नहीं नहीं मैं दूंगा, कितने चाहिए? मैंने कहा हो गई, फीस पे हो गई। बोले जीआईसी कुछ था तू कह रहा था, मैंने कहा जीआईसी ली नहीं मैंने। बोले क्यों? मैंने कहा उसके बिना वीज़ा लग गया, और मेरा जीआईसी का आया था, मैं कनाडा $8 लेकर आया था मैं बिना जीआईसी के। तो वो शायद एक गलती भी थी और अच्छाई भी थी। गलती ये थी कि जब बिना जीआईसी के आप आते हो तो आपको मंथली कुछ फ्लो नहीं आ रहा होता है पैसों का, तो आपको कमाना पड़ेगा ही खर्चे निकालने के लिए। और अच्छा हुआ इसलिए नहीं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि आपको कमाना है अगर खाना खाना है। और उस टाइम सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ नहीं नहीं, उस टाइम ये ऑप्शन था आपके पास कि आप जीएससी के बगैर आ अभी भी सकते होता हैं? है। अच्छा अभी भी होता है। बिफोर 2017 प्रोग्राम को बोलते थे एसपीपी, नॉन एसपीपी, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, नॉन स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम इज जीआईसी वाला, नॉन स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम इज नॉन जीआईसी वाला। उसको बाद में एसडीएस कर दिया गया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसडीएस, नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो ऑप्शन होता है, बट चांसेस ऑफ अप्रूवल इज वेरी लेस, और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। अच्छा हाँ, और 24 आवर्स के बाद मैंने दोबारा लगाया वीज़ा। मैंने कहा कोशिश तो करेंगे, नहीं है किस्मत में तो नहीं जाएंगे, कोशिश तो करेंगे। तो लगाया, और आना था, किस्मत में लिखा था तो आ गया। आ गया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज सेइंग, पापा का कॉल आया तो, और पापा की आंख में थोड़े से आंसू। बोले पैसे की ज़रूरत है? नहीं है। और थी ज़रूरत? मैंने कहा नहीं है। बोले मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा सच में नहीं है? मैंने कहा 2 लाख रुपए भी इंडियन अकाउंट में पड़े हैं मेरे पास, और मैं 2 लाख को छोड़ के आया था इंडियन अकाउंट में। बोले तू कहाँ से इतने पैसे कमाए तूने? मैंने कहा अरे मैंने कभी खर्चा ही नहीं किया, तो कमा सो जोड़ लिए। कहते ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, मेरे पास पैसे हैं, मैं भेज दूंगा तेरे को जितनी ज़रूरत हो। मैंने कहा नहीं पापा सब है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। और उस टाइम पे ऐसा था कि 27 तारीख को आए और जॉब ट्राई कर रहे हैं हर जगह, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। सारी एजेंसीज में जाके इंटरव्यू दे दे कि फैक्ट्री की शिफ्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए। 9 तारीख को, 9 जनवरी 2017 मेरा पहला दिन था कॉलेज का, सेंटेनियल कॉलेज। और उसी दिन सुबह 7 बजे कॉल आया कि 1:30 बजे आप फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे। मैंने बोले आपको हम फर्स्ट डे पिक एंड ड्रॉप भी देंगे। हमने कहा आप तो भगवान हो, इससे अच्छा और क्या। तो हम बस उन्होंने बोला कि आप कॉलेज ख़त्म करके फटाफट आ जाइएगा। तो कॉलेज के बगल में था, मार्कम एल्समेयर पे ही वो एजेंसी है, और उधर ही मेरा कॉलेज था। करा, फटफट भागा, उन्होंने पिक करा, और बस घर पे एक मैसेज आ रहा था कि आज पहली जॉब की शिफ्ट है और ये गाड़ी से लेके जा रहे हैं, ये एजेंसी का नाम है। पता लगा, ले जाके किडनी विडनी निकाले। मैंने कहा मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। तो बट ठीक है, जेन्युइन था, क्योंकि वो ब्रांड नाम था। वो जिसके घर पे पहले दिन गया था उसने बताया कि हमने भी यहाँ के थ्रू काम मिला है हमको। तो फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा हूँ, और वो फैक्ट्री शिफ्ट करते करते आँख में आंसू आ गए, क्योंकि पीछे एक पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही थी कि बैक होम मामा की मेरे 4-5 फैक्ट्रीज़ हैं। तो आने से ठीक पहले मैं सबसे मिल के आया था घर में, तो मामा से मिलने भी गया कि जा रहा हूँ कनाडा। तो बड़े खुश हुए, तो बोले फैक्ट्री आना। ठीक है, फैक्ट्री गया तो उन्होंने बताया, उन्होंने वाटर प्लांट लगाया था नया नया, तो दिखा रहे कि वाटर प्लांट अभी सेटअप किया है हमने, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वहाँ जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं साहब, अरे मामा है तो घर का बच्चा है, तो वो तो मालिक ही वो हमारे लिए, वो साफ कर रहा है, और मैं यहाँ आकर फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या लाइफ का टर्न है यार। और मैं रो रहा हूँ, बगल वाला बंदे को डर लगा, बोले क्या सब ठीक है बोला? तो मैंने बोला हाँ हाँ सब ठीक है। बोला रो क्यों रहे हो? मैंने कहा नहीं बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। बोला छुट्टी ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, पावरली पे कर रहे हैं ये लोग, छुट्टी से। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर वहाँ से समझ में आया कि यार बहुत ज़रूरी है ये स्ट्रगल देखना भी लाइफ में। और क्योंकि मेरी जो शर्म थी वो बचपन में ही ख़त्म हो गई थी कहीं ना कहीं। क्योंकि पहली चीज़ तो माँ की तो हमेशा ये होती है ना, कहीं भी जाती मेरा बच्चा सबसे टैलेंटेड है, वो कहीं भी जाएगी, बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, भले ही आप सबसे बेकार हो दुनिया के, लेकिन माँ कभी आपको बाहर ये नहीं दिखाएगी कि मेरे बच्चे में टैलेंट की कमी है। तो उस तरह से बेशरम बना दिया था पूरे घर में कि डांस बहुत अच्छा करता है, और बचपन से कहीं भी नाच देते थे हम। रोड पे वो होली हो रही है तो कानपुर की होली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, 7 दिन होली होती है कानपुर में, कहीं भी नाच रहे हैं। कानपुर लखनऊ का तो अदब लखनऊ वाले तो बहुत प्यार से बात करते सलीके हैं, से बात करना भी फेमस है मुझे वो लगता तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई साहब आप तमीज से बात करें वरना हम आपको कंटाप रख देंगे। कानपुर में कहते हैं तमीज से बात कर रहा है, कभी रपटा लें तुम्हारे कनपट्टी के पीछे कंटाप लगा देंगे, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो कानपुर से बेशर्मियत आ गई थी। और फिर हुआ क्या था, इंटर फर्स्ट ईयर में था मैं, तो
मेरा एक फ्रेंड आया, कहता है यार काम करोगे, जॉब फेक है। बिल्कुल करेंगे यार, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैंने शुरू करने वाला था और ये पहली जॉब उसने बोला। तो सैटरडे संडे का काम था, 4 घंटे खड़े होकर के नेस्कैफे की कॉफ़ी पिलानी है फ्री में। मैं कही तो बहुत अच्छा काम है, ठीक, कहाँ पिलानी है? बोले वो टेम्पो भर के लेके जाएंगे और तुम्हें एक बड़ा सा बैग होगा, वो पोर्टेबल टेबल होती है, आगे वो उसमें नेस्कैफे का बैनरिंग होती है, और एक तुम्हें वो देंगे बकेट, उसमें कॉफ़ी बना के देंगे, कप देंगे, एक डायरी देंगे। ठीक, ब्रीफिंग कर दी उन्होंने, ब्लैक पैंट पहन के आ जाओ। ब्लैक पैंट पहन के पर उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट दी, नेस्कैफे लिखा हुआ था यहाँ पे, और ब्लैक कलर की कॉलर थी टी शर्ट की, और एक कैप दी ब्लैक कलर की, यहाँ नेस्कैफे लिखा हुआ था। ठीक है, उन्होंने जाकर के वो जो थोड़े डिसेंट स्टोर होते हैं, जो उनसे अच्छे बल्क में माल खरीदते हैं नेस्कैफे से, उनके स्टोर के बाहर आपको साइड में जगह मिल जाती है, वहाँ आपने टेबल सेटअप करी, कॉफ़ी रखी गरम गरम, और विंटर का टाइम होता था, ये हाफ टी शर्ट में आप विंटर में खड़े हो, और नॉर्थ इंडिया की ठंड थोड़ी बहुत तो होती। तो कप लगे थे नेस्कैफे के, और वो जो भी कस्टमर उनके आ रहे हैं उनको रोकिए और बोलिए सर आई एम फ्रॉम नेस्कैफे, आई एम जस्ट हियर टू प्रमोट द ब्रांड एंड आई वांट टू मेक यू टेस्ट दिस कॉफ़ी। ठीक है, बाकी उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि उसको बताओ प्रोडक्ट के बारे में, किसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ब्ला ब्रीफिंग थी, वॉट एवर, कई साल हो गए अब तो मैं उनको कॉफ़ी पिलानी है, और फिर बोला है सर कुड यू गिव मी सम फीडबैक, और बस फीडबैक में नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इफ दे वांट टू गिव, दे वांट टू गिव, नाम ले लो और फीडबैक ले लो कैसा लगा। तो कोई गुड लिख रहा है, कोई अच्छा लिख रहा है, कोई बुरा लिख रहा है। और फिर क्या होता था, मेन गेम यहाँ आती थी कि जो स्टोर वाला है उससे आपको वो कॉफ़ी के पैकेट्स और थोड़े बहुत दे देता था लिख करके, वो आपको अपने टेबल पर रखने और वो उनको बेचने। बेसिकली नेस्कैफे उनसे कह रहा आप इतने प्रोडक्ट हमसे लेते हो, विल हेल्प यू अपसेल द सेम प्रोडक्ट विच इज़ आवर ओन प्रोडक्ट इन योर शॉप। ठीक है, उन्होंने हमारे लेबर से लगा 100 रुपये मिलते थे 4 घंटे के, 2008 या 9 की बात है। तो अब उसमें मुझे कोई कमीशन नहीं था, वो आपने जो बेचा हिसाब होता था कि 10 पैकेट दिए, 5 बिके, 5 वापस। तो पहले दिन मैं जब खड़ा हुआ हूँ, कैब बार बार नीचे कर रहा हूँ, तो सुपरवाइज़र जो था वो आया, निखिल नाम था उसका, कहता है क्या हुआ? नहीं हुआ। कह रहा बात तो अच्छी कर रहे हो तुम कस्टमर से। हमने कहा तो बार बार कैब नीचे क्यों कर रहे हो? हमने कहा थोड़ा सा शर्म लग रही है कि कोई घर वाला देख ना ले, रिलेटिव, ये क्या कर रहा है रोड पे खड़ा, कॉफ़ी पिला लो। कह रहा अरे कुछ नहीं यार, आदत पड़ जाएगी। ठीक है भैया। घर गया, मम्मी कहती बेटा कैसा रहा काम? तो अच्छा था मम्मी, बट डर लग रहा था कि कोई देख लेता तो। किसके पैसे चुरा के लाया? किसकी पॉकेट मारी? मार के आया किसी को? डर किस बात का? काम करके आया ना, बोली इज्जत से काम करा ना, किसी को लड़ाई तो करी नहीं, चोरी तो करी हुई, फिर किस बात का डर है? वो दिन था, आज का दिन है, मेरे को घंटा किसी से डर नहीं लगता। किसी भी इंसान को आप मेरे सामने खड़ा कर दो, होगा करोड़पति, होगा खरबपति, होगा इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मैं उनको रेस्पेक्ट दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। डर साहब उस दिन खत्म हो गया, क्योंकि माँ ने बोला कि जब तक तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, डरना मत बेटा किसी से। तो वो पहली जॉब मैंने करी, सैटरडे संडे का काम, 100 रुपये मिलते थे, और वो भी बहुत थे, लगते थे कि यार अपने कमाई के पैसे। वो शायद बहुत ज़रूरी था, माँ का वो बोलना। बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे काम करके घर पे पैसे देने थे खाना खाने के लिए, उतना मेरा बाप कर रहा था मेरे लिए, बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था समझना कि यार बाहर निकल के तुम्हारी वैल्यू क्या है। और मुझे पापा ने एक चीज़, मुझे याद आ गई एकदम से, मुझे पापा ने एक चीज़ बचपन में सिखाई थी। एक बार पता नहीं मैं 5th 6th में था शायद, तो उन्होंने एक दिन आए, मूड में थे, बोले कि एक काम करोगे? 2 मेरे को 10 के नोट दिए, फटे हुए, आधे नोट थे वो, और दोनों एक नोट नहीं थे, अलग अलग नोट के 2 अलग अलग टुकड़े थे। बोले ये जाकर चला के आओ बेटा। मैं कहा ये कौन लेगा क्या पापा यार आप भी? बोले अरे जाओ चला के आओ, नहीं तो हम चलाएंगे। ठीक है, घर के नीचे उतरे, तो अब कानपुर में कॉलोनी नहीं बोलते, मोहल्ला बोलते हैं, मोहल्ला होता है। मोहल्ले में सब जानते हैं ये किसका लड़का है, गोपाल भाई का लड़का है। हाँ बेटा। अंकल चॉकलेट ले लो बेटा, पैसे। बेटा ये तो फटा हुआ नोट है। हमने कहा अंकल चला लीजिए। बोले बेटा ये नहीं चलेगा कहीं भी, चॉकलेट ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। हमने कहा नहीं लेके। दूसरी दुकान में गए, तीसरी दुकान में गए, ऐसे 4-5 दुकानें ट्राई कर ली। एक लोग ने डांट भी दिया कि उन्हें क्या पागल मजाक समझ रखा है, दिमाग बिजी टाइम पे आकर तुमसे, क्योंकि यार बिजी आदमी तुम उसको फटा नोट दे रहे हो सामान लेने के बाद। वापस आया क्या यार पापा यार चिल्ला दिए यार राजू अंकल मेरे ऊपर यार कि वो तुम साला फटा नोट लेकर के बिजी टाइम में। कोई बात नहीं, चिल्ला दिया तुम बिजी टाइम पे गए चिल्ला गए। तो मैंने कहा आपने दिया क्यों? कहते मेरे साथ आओ। तो हमने कहा पापा के डर से सब पैसे लेंगे। पापा मेरे को लेकर के गए, एक दुकान थी, लाला जी बैठे हुए थे वहाँ पे। अच्छा उससे पहले सॉरी, मैं रिक्शे वाले के पास गया, मैंने कहा भाई बड़े चौराहे जाना है, 2 किलोमीटर रास्ता है। हाँ साहब चलेंगे? तो हमने कहा पैसे ही हैं मैं। अरे बेटवा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम कहीं यूज़ नहीं कर सके हैं। तो हमने कहा अरे चला लो। कह रहे नहीं बेटा नहीं जाएंगे। तो हम फिर घर आए पापा, हमने पापा रिक्शा वाला पैसे नहीं ले रहा है। पापा बोले चलो मेरे साथ। चलो गए पापा के साथ। तो एक दुकान थी ऐसे
वो लकड़ी का जो वो नहीं होते पलंग टाइप जो होता है, चारपाई टाइप, उस पर चदरा बिछा हुआ था वाइट रंग का। लाला जी एक बैठे हुए थे बड़े से तोन लेकर के, यहाँ मस्सा था, मुझे आज भी उनका चेहरा याद है, गोल गोल गाल, मस्सा यहाँ पर, ऊपर लिखा था यहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं। अच्छा। हमने कहा अच्छा यहाँ होता है काम। तो पापा ने उसको एक 10 की नोट दी, बोला इसके 8 रुपये मिलेंगे। ठीक है, पापा ने कहा दूसरी नोट। ठीक, पापा ने एक नोट चेंज कराई, 8 रुपये मिले, मेरे को दे दी। ठीक, पापा बोले अब चलो। हमने कहा बैंक है। बैंक में बोले हमारे पास का एक दुकान में दे गया था बंदा, गड्डी के बीच में नोट था, बैंक उन्होंने 10 के 10 रुपये दे दिए। तो हमने कहा पापा फिर दोनों नोट आप यहाँ क्यों नहीं बदलाए? बोले ये बताने के लिए कि हर चीज़ की कीमत लगती है, कहीं कम लगती है, कहीं ज़्यादा लगती है, और कहीं लगती ही नहीं। तो कभी ये मत समझना कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ कम है तो वो काम नहीं आएगी, काम आएगी, सही कीमत लगाने वाला चाहिए। और ये लेसन जब मैंने सीख लिया लाइफ में, तो मेरे को समझ में आया कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। एंड दैट कनेक्ट्स अ डॉट बैक टू द फैक्ट्री की शिफ्ट करी मैंने। तो मेरे को वो चीज़ याद आई कि नहीं यार, हर आदमी की कीमत होती है। ये लोग जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ये भी कल को जाकर हो सकता है अपनी कोई फैक्ट्री ओन करें आने वाले टाइम में। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फैक्ट्री की शिफ्ट करते करते अपना घर खरीद लूँगा कनाडा में। दो ऑफकोर्स मॉर्गेज लिए, पूरा पैसा खुद पे नहीं किया, बट हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। तो अगर कोई इंसान ऐसा ऐसा लगता है कि शायद मैं दूसरों से कम हूँ, तो वो कम की वैल्यू लगाने वाले भी बहुत हैं। सही जगह मिलना ज़रूरी मुझे लगता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरी जब फैक्ट्री शिफ्ट शुरू करी मैंने। फैक्ट्री शिफ्ट करते करते फिर रेस्टोरेंट में जॉब लग गई थी। रेस्टोरेंट में जॉब लगने के बाद तो फिर लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई थी। पहले किचन में थे और करते करते बाहर आ गए, वेटर का काम शुरू करा। तो वेटर में टिप्स बहुत बनती है, और एक टाइम आया कि मतलब महीने का 3,500-4 हज़ार मैं सेव कर रहा था, नो किडिंग। आज 300-400 भी सेव नहीं होते, बिकॉज एक्सपेंसेस है, गाड़ी के खर्चे, घर के खर्चे, ग्रोसरी महंगी हो गई। इन कनाडा एक्सपेंसिव राइट ना, आपको पता सिचुएशन क्या है। तो वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, बट हर एक चीज़ ने कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है। सिखाया ज़रूर है। आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो वो कहते हैं कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा होगा, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है कोई चीज़। 100% ज़िंदगी सिखाती ज़रूर है। और मेरा कैसा, आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी रिच फैमिली। जो हमारा बैकग्राउंड था वो बहुत पैसा था हमारे पास। एक टाइम ऐसा था हमारे घर में 4 नौकर थे, एक मम्मी की हेल्प करने के लिए, एक घर के काम करने के लिए, एक बच्चे संभालने के लिए, और एक बेसिक झाड़ू पोछा नॉल के लिए। फिर एकदम से जो कहते हैं ना पिक्चरों में दिखाते हैं कि एकदम से रईस से नीचे आ गए, वो लिटल हुआ हमारे साथ। तो हमने कुछ ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन देखे हैं घर में कि जब मैंने अपने फादर को परेशान देखा है। और इस पर मैंने एक लिखा था कि मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, ठंडे तवे पर मैंने अपनी रोटियों को सेका है, और कपकपा जाता हूँ गर्मियों में मैं आज भी साहब, कपकपा जाता हूँ गर्मियों में मैं आज भी साहब, जब याद आता है कि मैंने अपने बाप को रोते देखा है। क्या बात, वाह। क्योंकि वैसे मैंने कहा बाप फीलिंग नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता। ये बाप बहुत रेयर। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो एक पल जिया ना, जब आपने अपने फादर को परेशान देखा और आंख में आंसू देखे, मैं कहता हूँ भगवान न करे किसी के कभी पेरेंट्स परेशान हो, बट अगर हैं और बच्चे के सामने रोए तो उससे बड़ा दिन नहीं है आपकी ज़िंदगी में आपके लिए। तो इसलिए मन में था कि यार पापा को परेशान नहीं करना है पैसों के लिए। तो इसलिए हाई स्कूल के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। और बिजनेस हमारा बहुत बुरा फॉल हुआ था। मतलब वो 4 नौकर से हम 4 बच्चे, वो घर के नौकर थे, हम भी सारे काम कर रहे होते थे। तो बट फिर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिचुएशन बेटर हुई, एंड नॉक ऑन वुड आज सब कुछ है, भगवान की जैसे किसी की कमी नहीं है घर में। लेकिन वो टाइम देखना भी शायद मुझे लगता है ज़रूरी था, क्योंकि अगर पैसा बहुत होता ना, और सबसे ज़्यादा पैसा जो मेरे जो 3 भाई बहन है, 2 बहन और भाई, उन्होंने देखा है। कानपुर का एक सबसे जो एक्सपेंसिव स्कूल था उस टाइम का, हडर्ड नाम है उस स्कूल का। वहाँ पर एक टाइम पे गोरे टीचर हुआ करते थे पहले, बट हमारे जब मेरे भाई बहन ने पढ़ा तब नहीं होते थे, बट उन लोगों ने वहाँ से पढ़ाई करी, कानपुर का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल। तो उन्होंने वो रईसी देखी है। एक बार का किस्सा है कि जो मेरा बड़ा भाई है, राघव नाम है उसका, उसको चॉकलेट खाने का बहुत क्रेज़ था। तो जैसा मैंने बोला, हमारे मोहल्ले में जितनी भी दुकानें हैं सब जानते हैं कि किसका लड़का है। तो पापा का सब जगह अकाउंट चलता था। ये इंडिया में बड़ा है अकाउंट, छोटे शहरों में आज भी अकाउंट चलता है, खाता चलता है, खाता चलता है, राइट। तो पापा ने बोला, बोले जाते नहीं, पता कि घर से कोई भी आया है, सामान जाएगा, पैसे पूछने नहीं है, डायरी में लिख ले जाते थे, ठीक। और ये बात है सर 90s 94 95 6 7 वॉट एवर। तो भाई साहब हमारे जो है जाते थे, चॉकलेट लेते थे, खाते थे, आ जाते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा था। करते करते जब इसको पता लगा पैसे देने नहीं होते हैं, तो ये भैया जाएँ चॉकलेट खाएँ, दिन में 5-5 बार जा रहे हैं, और 4-5 दुकानें हैं, तो हर जगह जाके ले रहे हैं चॉकलेट।
कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए, तो पैटीज आती है जो पटीज बोलते हैं कुछ लोग कानपुर में, तो पैटीज खा रहे हैं ये, पेस्ट्री खा रहे हैं ये। अब इधर जो है पापा का शायद बाई वीकली मंथली खाता था वहाँ पर, तो पापा एक दिन गए, बोले कितने पैसे, बोले इतने पैसे हुए। और पापा की आदत थी कि वो एक भरोसा चलता है बहुत, पापा ने कभी डायरी उठाकर देखी नहीं, दे दिए। अगले महीने गए तो और 200-300 बढ़ गए थे, उस टाइम 200-300 रुपये तो बहुत होते थे। पापा बोले यार राजू भाई एक बार जरा डायरी तो दिखाओ, मतलब बुरा न मानना हम जब अरे बोले क्या बात साहब देखो, चॉकलेट 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 कौन लेके जा रहा है आपका लड़का। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम कह रहे ज्यादा चॉकलेट अच्छी नहीं होती ना, बाहर वाले को तो बाप नहीं बोलेगा ना कि घर जाके जूते पड़ेंगे इसको। बिल्कुल। पापा घर आए लाया तो ये आया अपना मस्त, और एक चल रही थी इधर, क्या खा रहे हो, टॉफी खा रहे हो पापा, और है जेब में, खाएंगे, ला बेटा कितनी है, 5 इधर 5 इधर, जोर का। बोले साले तुमको कहा था कुछ भी ले लेना, इट डजंट मीन तुम मतलब कुछ भी इतनी खा रहे हो, और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आप समझिए, वो तो अलग सेहत वाली बात छोड़ दो, बट वो कह रहा तुम 100 रुपए की 200 रुपए की चॉकलेटें खाना शुरू कर दिया तुमने। तो फिर उसके बाद पापा ने बोला भैया लड़का आया तो दिन में एक से ज्यादा नहीं देनी है, क्योंकि इट्स नॉट गुड। तो ये तो ऐसी रहीसी भी देखी है। और उसके बाद फिर सडन फॉल हुआ, उसकी बहुत अलग स्टोरी है, वो फैमिली का इंटरनल थिंग थी। जो मेरे ग्रैंडफादर ने एक्चुअली शुरू करा था वो बिजनेस। माय ग्रैंडफादर मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर 1947 जब पार्टीशन हुआ था, और 19 साल की उम्र थी, और आकर के पंजाब नेशनल बैंक में शायद ये गए और बोले, और मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो उन्होंने जाकर बोला कि जॉब करनी है मुझे। तो जो मैनेजर था वो बंगाली था। अरे बाबा क्या करेगा तू, नौकरी करूँगा। कितना उम्र है तेरा, बोला 19 ईयर। 19 साल में क्या काम करेगा, तो आप करा लो। तो ही जॉइन, एंड देन उनको कैशियर का काम था, काफ़ी साल करा, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, सब हो गए। एक बार बैंक में कुछ पैसे चोरी हुए, बैंक में पैसे आने का मतलब है कैशियर ने कुछ झोल किया है, कैशियर को काम से निकाल दिया गया। उस टाइम तो था नहीं कि सस्पेंड होते, अब वहाँ नौकरी बिना एग्जाम के लगती थी। अब तो इंडिया में हो गया, मिलियंस लोग एग्जाम देते हैं, 100 की नौकरी लगती, वो तब था नहीं। वहाँ तो रेफरेंस हो गया, फलाने लड़का आया जॉब लग गई, तो इनको काम से निकाल दिया गया। ठीक है कोई बात नहीं। 1 महीने या 1.5 महीने के बाद एक एम्प्लॉय था बैंक का, उसके घर में आग लगी, बीवी बच्चे जल के मर गए। वो मेरे बाबू के पास आया, बाबू बोलते थे हम लोग ग्रैंडफादर को, पैर पकड़े, बोला पैसे मैंने चुराए थे, मुझे उसका फल मिल गया, और मेरी वजह से आपकी नौकरी गई। मैं तो कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा हिसाब उसने कर दिया ऊपर वाले ने। बैंक वाले आए कि अरे मेरा साहब गलती हो गई, आप वापस ज्वाइन करिए। बोले अब नहीं आऊँगा, और तुमने तब भरोसा नहीं करा, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। ही डिडंट गो बैक। सरकारी नौकरी लात मार दी। घर में 6 बच्चे जिस आदमी के, और वाइफ की डेथ बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा शायद 2 या 3 साल गए थे, दादी की डेथ हो गई थी। तो हमने कभी दादी को, मम्मी तक नहीं देखी दादी ने, पापा भी कुछ 12-15 साल के थे। तो एक सिंगल पेरेंट फादर साहब नौकरी छोड़ दी, 6 बच्चों को पालना है, इसमें 3 लड़कियां, उनकी शादी करनी हो, 3 लड़के हैं। सर एक बात मैं बोलूँगा, मतलब हिम्मत थी उस टाइम पे, और मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं आई है खून में। बिल्कुल। ठीक है, और वही हिम्मत थी जो बिना जीआईसी के चले आए कनाडा, हाथ हिलाते कि हाँ $800 तो बहुत होते हैं, पता लगा फर्स्ट एंड लास्ट रेट में सब चला जाएगा। मेरे ग्रैंडफादर भी, मदर साइड फादर साइड, दोनों पाकिस्तान से थे उस टाइम। अच्छा ओके ठीक। उन्होंने मूव किया था। हाँ हाँ इवन मेरे बुक में मैंने पूरा लिखा है, पूरी स्टोरी लिखी है मैंने, अच्छा ओके। कि कहाँ से एग्जैक्ट घर की लोकेशन तक मैंने पता की, यार मेरे घर वहाँ की पे पता कॉल करवा दो, करके मेरे घर की पता करवा दो, हाउ डिड यू गेट इट। मैंने वहाँ के कमिश्नर को कॉल की, वहाँ का सब कुछ मैंने निकलवाया। पाकिस्तान से? जी जी जी, मैं इसके बारे में बात करूंगा बिल्कुल, आपसे, बिल्कुल, हर चीज़ क्योंकि निकलवाई। ये मेरी एक मेरी दिली इच्छा है, मेरी और जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर है मेरी, राखी नाम है उनका, हमारी दोनों की इच्छा है कि एक बार पाकिस्तान जाकर उस घर पे मेरे को ऐसे करके आना। लैंड रजिस्ट्री सब मेरे खुलवाई, को कुछ नहीं चाहिए, ताकि कंफर्म हो कि यहाँ पे हाँ थे। हाँ हाँ बिल्कुल तो राइट उन्होंने राइट। मुझे सब उनके पापा, दादा, उनके पापा, सबका नाम उन्होंने बताया कि यहाँ पे थे, वेरी नाइस। एग्जैक्ट ये घर था, क्योंकि मेरे नाना जी ने और दादाजी ने बताया था कि यहाँ पे ये होता था। अच्छा तो मैंने जब गूगल मैप पे जाके प्रॉपर देखा, तो मैं कहा यही है, एग्जैक्ट यही है जगह, जैसा बताया था वही भैया है। वैसा है। उन्होंने कहा कि यहाँ से इतनी दूर दरिया बहता था, तो बिल्कुल देखा 3 किलोमीटर है, यही है, यही जगह है बिल्कुल। क्या बात है। इन केस अगर आपको फोटोग्राफ्स कुछ चाहिए बताइएगा कौन सा शहर है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं और कुछ फॉलोवर्स भी जो पाकिस्तान से हैं, अरे बिल्कुल, मैं रियल पिक्चर मंगवा दूंगा आपके लिए। अरे मैं एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास लोग हैं, मैं बस पता नहीं वीज़ा कभी मिलेगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान का, बहुत की सिचुएशन अच्छी नहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन एक बार दिली इच्छा ज़रूर है
मेरी बहुत दिली इच्छा है कि एक बार मुझे जाना है लाहौर और एक बार वो घर देख कर आना, चाहे बाहर से ही देखने को मिल जाए। तो हिम्मत है। और फिर मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट करा एंड देन फिर वो बिजनेस काफ़ी ऊपर गया। ही वॉज द वन बैक इन 80s और समथिंग, ही गॉट दीज काइंड ऑफ ऑफर्स कि 10 खरीदे तो चांदी का ग्लास फ्री, 20 खरीदे तो तसला फ्री। तो ये सारे क्योंकि पढ़े लिखे थे, बिल्कुल। एंड पढ़ा लिखा आदमी का दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा चलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिना पढ़ा लिखा आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत है हमारे पास इंडिया में बड़े मेरे दादाजी उस टाइम पे ही यूज्ड टू साइन इन इंग्लिश। हाँ, और वो बहुत बड़ी चीज थी। हाँ, सेम मेरे ग्रैंडफादर का ही वैसे था। वो इंग्लिश बोलते भी थे पर उन्होंने घर में कभी पापा लोग के संग नहीं बोली, तो इसलिए पापा लोग की इतनी अच्छी नहीं। पापा को इस बात का बड़ा मलाल है कि यार ना पंजाबी सिखाई मेरे ग्रैंडफादर ने, तो मेरे को एक था कि देखो इंग्लिश तो सीख लेंगे, और सीख ही गए, चला ही रहे काम, गोरों के संग काम कर रहे हैं। पंजाबी सीखने का बहुत दिल था, तो फिर वो कनाडा आके वो भी कमी पूरी कर। वेरी गुड। और मेरे घर में आज मेरे पापा को इतनी खुशी होती है जब वो मुझे पंजाबी बात करते देखते। मैं कहा चंगी माड़ी है पर मैंने आंदी है पंजाबी। तो मैं कहा यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा जो उनकी, अब उन्होंने कहा मैं तो नहीं सीख सकता, तो मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ ये। तो पापा को जब पता लगा तो एक बार हम लोग ऐसे ही गए थे, मेरे भाई की शादी थी, तो भाभी के साइड में कुछ फैमिली वाले पंजाबी हैं, वो पंजाबी बात करते हैं, तो मैं उनसे पंजाबी बात कर रहा था। पापा बोले यार मेरी, अरे मस्त मजा आ गया, बोले एटलीस्ट मैं नहीं सीख पाया, ये बोल लेता है। तो मेरा एक वो था, तो एक वो पंजाबी सीखने का, इंग्लिश बोलने का, ये 2 चीज़ हो गई। फादर साहब को बड़ा मन था करने का, वो नहीं कर पाया, मैंने कर लिया। एक मेरा मन है कि मुझे एक बार पाकिस्तान जाके वो घर देख, नहीं जा पाया वर्स्ट टू वर्स्ट केस तो एटलीस्ट लोकेशन पता चल जाए बस कहाँ पे है, कि कहाँ पे है घर, क्योंकि इन लोग के पास कुछ, मैं पापा से कुछ अच्छा से पूछा, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो बस वो तो हिम्मत जो है वहाँ से आई है, वो ऊपर से आई है, खून में। अगेन उन्होंने एक स्ट्रगल देखा था हाँ, यहाँ पे आने का, शायद वही स्ट्रगल अगेन हम लोग देख रहे हैं, जो भी हम भी इमिग्रेंट हो रहे हैं, हैं, इमिग्रेंट हैं। अगेन आपको 8-10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट इमिग्रेंट्स हैं जो भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कंडीशन बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा खराब है। 8 साल पहले से तो बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। जब मैं आया था 8 साल पहले, तो मुझे लगता है आई हैव सीन अ गोल्डन कनाडा। पर जब मैं उस टाइम बात करता था जो हमसे 8 साल पहले आए थे, वो बोलते हैं हमने डायमंड देखा है, और जिनको 25-30 साल हो गए बोलते हैं हमने तो अल्ट्रा डायमंड देखा है। क्योंकि क्या हुआ ना कि एक टाइम था, अगर आप एक सर्वे की रिपोर्ट भी है पुरानी, बहुत पुरानी, आप अगर पुराने में जाओगे बहुत पुराने, तो आपकी ईयरली इनकम वर्सेस टू द वैल्यू ऑफ द हाउस वाज काइंड ऑफ सेम। तो आप 1 साल में घर खरीद सकते हो इजीली? नहीं, आई टेल यू व्हाई। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो साल के, तो 10 रुपये घर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस। अगर आप 2 लोग काम कर रहे हो तो इवन मैं कह रहा हूँ एक बंदा भी काम कर रहा है, ठीक है, टेक इट लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है, उसकी 10,000 सैलरी है साल की, 10,000 का घर है। अगर आप अपनी सैलरी का 10% भी सेव कर रहे हो, तो आप 12 महीने में घर खरीद सकते हो कैश। 10% भी सेव कर रहे हो, ओके। क्योंकि 10 महीने में 10% 100 टाइम्स हो गया ना, तो 10,000 आपने सेव कर लिया, आप घर खरीद सकते हो। तो वो करते करते आज वो गैप इतना बड़ा हो गया है। योर इनकम इज 100,000 एंड द हाउस वर्थ इज 700-800 के। तो ये जो पुराने लोग हैं ना, जिनके आज आप बहुत लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कि 8-8, 10-10 घर हैं, उसमें से 6-7 पेड ऑफ है, बिल्कुल, उनको रेंट आ रहा है और उससे उनके खर्चे चल रहे हैं। बट जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, आई नो इन्फ्लेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले वो नोकिया का फ़ोन वो 1,000 रुपये में आता था जो चलाते थे हम लोग, आज हम 2,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, डॉलर विच इज़ 1 लाख एंड सम चेंज इन इंडियन रुपीज़। तो जैसे जैसे आपने जो कनाडा देखा 2 साल पहले, 10 साल बाद आप भी बोलोगे कि यार आई हैव सीन अ डिफरेंट। बिल्कुल। बट अगर बात मेरे एक्सपीरियंस की करें, जब मैं आया था 1125 था मिनिमम वेज, ठीक है। उसी साल अक्टूबर में 2018 मिनिमम वेज बढ़ गया 1165। उसके बाद सीधा जंप हुआ था आई थिंक $13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर 14-15, आज शायद $17 है। तो मेरा मैथ्स क्या कहता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, बट मुझे जो मेरा मैथ्स कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं ब्रेड पैक करता हूँ आपके लिए, आप मुझे मिनिमम वेज में $11 पे कर रहे हो, वो ब्रेड का पैकेट आप $2 का बेचते हो बाहर, ठीक, सिंपल डन। सिंपल। आज आप मुझे $14 पे कर रहे हो, या आज के देखो $17 पे कर रहे हो। अब जो ब्रेड का पैकेट मैं $2 का बेच रहा था, आई कैन नॉट सेल फॉर $2 क्योंकि आई एम पेइंग मोर नाउ। एग्जैक्टली। तब मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेड पैकेट 4 या $4.5 का बेचूंगा। तब $11 की पर आवर की सैलरी में मैं $2 का ब्रेड का पैकेट खरीद रहा था। आज 17 की सैलरी है, मैं $4 का पैकेट खरीद रहा हूँ भाई ना, $2 ही जा रहे हैं मेरे, तो एक ब्रेड में एक्स्ट्रा क्या फ़र्क पड़ता है। बट मिलियंस में लोग रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और उसमें से आधे लोग भी अगर ब्रेड खरीद रहे हैं रोज़, या हफ्ते में एक पैकेट भी खरीद रहे हैं, तो डबल तो वो हो गया, ठीक है। और इसमें मैं बिजनेसमैन को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो खर्चा निकालेगा ना, रिटर्न, वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न तो निकालेगा ना, आरओआई निकालेगा, आरओआई निकालेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी। तो
इसमें एक चीज़ और फैक्टर हो गया कि जब आपकी सैलरी $11 थी तो आपकी ऑन एवरेज इनकम बनती थी 12,000 के अंदर। तो 12,000 का कुछ कैलकुलेशन टैक्स का होता है, टेक्निकली यू डोंट पे एनी टैक्स बेस्ड ऑन योर एक्सपेंस एंड थिंग्स। 12,000 की इनकम पे ऑलमोस्ट जीरो टैक्स जाता है, काइंड ऑफ अ थिंग। आप $17 की इनकम से आप 20 घंटे के हिसाब से जोड़ लीजिए, जो बच्चा पार्ट टाइम काम कर रहा है वो टैक्स पे कर रहा है, तो आपको 17 के 17 हाथ में नहीं आ रहे हैं, आपको कम ही आ रहे हैं हाथ में, 15-14 आते हैं लगभग। बट जो ब्रेड का पैकेट आप $2 खरीद पा रहे थे कम पैकेज पे, कम आवरली पेज पे और आवरली बेस पे, एंड यू आर मैनेजिंग योर लाइफ वेल, आपका रेंटल भी कम था, ठीक है, वो अब नहीं है। तो मिनिमम वेज इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। इट्स गुड व्हेन यू लुक एट $17 पर आवर कमाता लड़का मेरा, ठीक है, बट आप वो देखो कि $17 कमा रहा है, अगर वो महीने का खर्चा पहले उसका 500 हुआ करता था, आज से 10 साल पहले जो बंदा आया उसका महीने का खर्चा 300-400 का, मेरा 500-550 खर्चा था महीने का मैक्स। और हाँ, सेकंड थिंग, मैं रेस्टोरेंट में काम करता तो मेरा खाने का खर्चा नहीं था, मैं कह रहा हूँ 700 पकड़ लो। आज मुझे एक स्टूडेंट बता दो $700 में रह रहा हूँ, ठीक ठाक लाइफ, एक कमरे में 150 लोग सो रहे हैं, वो मुझे नहीं बात कर रहा मैं उन लोगों को हूँ, एक कमरे में 2 लोग सो रहे हैं, 700 में खर्चा नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। ऊपर से जिनकी सैलरी $1,00,000 तक भी है, वो लोग, उनके हाथ में 60,000 भी नहीं आ रहा साल का, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। होता ही नहीं 1 लाख में कुछ। एग्जैक्टली। मेरी फैमिली इनकम इज मोर देन दैट, नहीं खर्चे नहीं होते पूरे, एंड आई एम नॉट किडिंग। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जैसे मैं जब रेंटल पुराना घर था ना, हमारा रेंट हमारा कुछ था $1,600, क्योंकि वो 4 साल पुरानी लीज थी। उसके हिसाब से देखोगे तो कुछ खर्चा ही नहीं था, और गाड़ी भी नहीं ली थी मैंने, क्योंकि घर से उतरते एग्जैक्ट उतरते ही सामने बस स्टॉप, 10 मिनट में विक्टोरिया पार्क स्टेशन, और वहाँ से कनेक्टिविटी आपको डाउनटाउन आने की, 45 मिनट में डाउनटाउन आ गया मैं घर से, गाड़ी की जरूरत कभी लगी नहीं। यहाँ घर लिया मैंने, घर खरीदा, जब घर खरीदा पता लगा खर्चे डबल हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब गाड़ी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मैं टीटीसी लेकर, जो लोकल बस की सर्विस है वो लेकर अगर मैं ट्रैवल करूँगा, मुझे 1.5 घंटा लग रहा है ऑफिस जाने में, 1.5 घंटा आने में, जाने में चलो ठीक है, सुबह उठे फ्रेश हो नहा धो के निकल गए, आते आते आप आधे हो जाते हो। तो आपने क्या करा यार, अब तो गाड़ी लेनी पड़ेगी, बिकॉज गाड़ी लेंगे तो स्टेशन तक ड्राइव करके चले जाएंगे, गाड़ी का खर्चा हाथी पालने के बराबर है यहाँ पर। बिल्कुल। आप बेसिक कार भी लोगे, इंश्योरेंस इज देयर, $200 बाई वीकली मिनिमम आपका कार का लोन बनेगा। अब एकदम खटारा ले लो तो अच्छा डिफरेंट स्टोरी, बट आप एक डिसेंट, आप गाड़ी ले लो, डिसेंट गाड़ी लोगे, बिल्कुल $150 मिनिमम। मेरा तो उससे ज़्यादा, मेरे तो SUV है मेरे पास, तो मेरा ऑलमोस्ट $250 जाता है बाई वीकली। इंश्योरेंस बढ़ते बढ़ते 300 की आ गई है मंथली, ठीक है, 300 की इंश्योरेंस, 250 और ऑन एन एवरेज 500 पकड़ लेते हैं, ज़्यादा ही होता है क्योंकि 26 बाई वीकली होते हैं, 24 नहीं होते हैं, ठीक है, 500, 300, 800 मिनिमम, 300 का पेट्रोल, 1100 सर्विस कराते हो, टायर चेंज कराना पड़ता है हर 6 महीने में, ठीक है, एक जस्ट गिविंग रफ कैलकुलेशन। तो आपका 1000, 1100, 1200 से तेरी गाड़ी खा रही है महीने का साहब, जहां मेरा खर्चा 700 था, मेरा वैसे 500 था, बट मैं 200 और ऐड कर रहा हूँ ऊपर, 700 ले। गाड़ी के बिना यहाँ पे जी ही नहीं सक पाओगे, मुश्किल है। कार इज नॉट अ लग्जरी, कार इज अ नेसेसिटी इन कनाडा, डिपेंडिंग आप क्या खरीद रहे हो। अब आप डॉज चैलेंजर खरीद रहे हो, उसमें आप पिज्जा डिलीवरी कर रहे हो, दैट इज नॉट अ वाइज थिंग। अगर आप डॉज चैलेंजर खरीद रहे हो तो तब खरीद रहे हो, आपको लगता है आप उसको मैनेज कर सकते हो बिना पिज्जा की स्मेल के आपकी गाड़ी में। मैं नहीं कह रहा हूँ पिज्जा डिलीवरी करना गलत बात है, बट वही करना है तो छोटी गाड़ी ले लो ना, कम से कम अपने एक्सपेंसेस कम रखो, क्योंकि तुम जो कमा रहे हो उसे बचाना भी जरूरी है। बिल्कुल, बट वो एक डिफरेंट सब माइंडसेट है लोगों का, आई लेट इट बी देयर। बट कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन वाइज, तो ये जो मैंने जो कनाडा देखा उस टाइम पे 11-25 के मिनिमम वेज पे भी आई वाज हैप्पी। मैंने अपनी पूरी फीस पे करी है, ठीक है, और जब मैं आया था ऑफकोर्स एज अ सेड, मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने थे, बट ज़बरदस्ती मेरे पापा ने मुझे, आज भी याद है, 1,18,000 रुपये दिए थे। 18,000 तो उन्होंने ऐसे ही दे दिए थे कैश, कह रहे वो छोटे मोटे खर्चे रख ले, और 1 लाख बोले ये तेरे को मैं दे रहा हूँ, फीस जमा कर दे इससे। बोले फीस कितनी है, तो उस टाइम, अभी क्या है 1 साल भरनी पड़ती है, अगर आप 1 साल 2 साल के लिए आ तो 1 साल की फीस भरनी पड़ती है। मेरे टाइम पे 1 सेमेस्टर की भरनी होती थी, 16,000 कुछ की फीस थी, 8,000 पे करनी थी, और उस समय 50 का रेट था डॉलर का, तो करीब 4 लाख रुपये फीस थी। मैंने कहा उतने तो हैं मेरे पास। तो फिर मेरी सिस्टर ने पूछा, भाई ने पूछा पैसे चाहिए, मैंने कहा नहीं पैसे ज़रूरत नहीं है, बट बहन और माँ का दिल एक जैसा होता है, और बड़ी बहनों का तो डेफिनेटली माँ जैसा दिल होता है। नहीं तू बता दे खर्च, मैंने कहा नहीं है खर्च, कितने पैसे हैं, मैंने कहा मैं क्या बताऊँ कितने पैसे। तो फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती बोला नहीं ले तू वापस दे दियो, और हम मांग के लेंगे तेरे से, कोई फेवर नहीं कर रहे हैं तुझ पे, ले वापस दियो। तो 1 लाख एक बहन ने दिया, 1 लाख एक बहन ने दिया, और भाई ने बोला मैं तो, मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि फॉर रियल। और 2 लाख रुपये जो मैंने पापा को बोली थी जो बात, वो झूठ नहीं थी। जब उनका फ़ोन आया था कि 2 लाख पड़े, 4 मेरे पास, 5 लाख की सेविंग थी, ठीक है, 4 लाख की फीस पे करी, 2 लाख बहन ने दिए, 2 लाख मैंने अपने लगाए, और 1 लाख वो छोटे मोटे खर्चों में हो गए थे, और 2 लाख जो बचे थे वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन 2 लाख में छोड़ गया था। क्यों, क्योंकि आने के बाद अगर पैसे नहीं कमा पाया तो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस कहाँ से लाऊंगा। तो मेरी सिस्टर को ब्लैंक चेक साइन करके दे के आया था। मैंने कहा जब मैं फ़ोन करूँगा जिसको मैं बोलूँगा उसको एक चेक दे देना, और वो किसको देनी है, फॉरेक्स वाले से
फ्रेंडशिप थी, क्योंकि वो जिस ऑफिस में मैं काम करता था फॉरेक्स उसी से करवाते थे हम लोग। तो उसको फ़ोन करा, मैंने कहा फॉरेक्स कराना है सर, कितना कराना है इतना, हाँ सर कर देता हूँ। मैं कहा यहाँ भेजो लड़के को, चेक पिक कर लो। बहन को फ़ोन करा, ये लड़का आएगा श्रीनिवास नाम का, इसको चेक दे देना। उसने चेक दी, 4 दिन बाद मेरे पास $4000 आ गए। अब किस्मत है, कुछ तो कर्म करें इस जन्म में या पिछले जन्म में सर। 4000 आए, और शुरू के टाइम तो काम इतना मिला नहीं, छोटी मोटी जॉब, फैक्ट्री एंड छोटी मोटी काम मिल रहा है, हफ्ते में 2 दिन 3 कभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो काम मिला 2-2.5-3 महीने के बाद। तब तक हर तरह की फैक्ट्री लगा ली होगी मैंने यहाँ पर। तो बियर फैक्ट्री में भी काम किया है मैंने। वो एक गाड़ी की फैक्ट्री थी, उसमें वो पार्ट्स की वो चेक करना होता था कि ये 2024 का मॉडल है, ये 2023 का मॉडल है, तो ये इसमें यूज़ होगा, बस मेक श्योर करो कि एग्जैक्ट मैच हो रहा है, क्योंकि मोस्टली जो गाड़ियाँ बनती हैं अंदर का मटेरियल ऑलमोस्ट पुराना यूज़ होता है, राइट। वो काम सबसे सौखा बोलते थे पंजाबी लैंग्वेज में, वो था सबसे सुकून का काम वो था। बियर फैक्ट्री सबसे खतरनाक काम था, क्योंकि बहुत तेज़ बेल्ट चलती है, उठा के फटाफट रखना होता है उसमें दफ्ती के गेट पर। मैंने आर्टिशन नाम की एक फैक्ट्री थी वहाँ पर, ये जो आप जब उसमें जाओगे ना शॉपर्स या रेक्सडेल एंड ऑल पे, तो वो एक वो उसका हार्डबोर्ड का एक स्टैंड बना होता है, जैसे रेवलॉन का बना, फॉर एग्जाम्पल उनके प्रोडक्ट्स लगे, वो बनाने पड़ते थे खांचे से, तो वो बनाते थे, कभी उंगली कट जा रही है बिकॉज शार्प एजेस होती हैं, वो भी किया है। और 2-3 और फैक्ट्री लगाई है मैंने। तो जब रेस्टोरेंट में लग गया, रेस्टोरेंट में जब आवर्स मिलना शुरू हो गए आगे जाके, शुरू में वो भी 1-2 दिन देते थे कि कैसा काम है देखना पड़ेगा, और हमको तो यह है कि यार चाहे सांस खत्म हो जाए लेकिन काम तो ऐसा करके देना है कि बंदा मुझे बुलाएगा ही बुलाएगा, नो मैटर व्हाट, क्योंकि मुझे बता दें कि फैक्ट्री की जॉब से अच्छी ये जॉब है, और यहाँ खाना भी मिलता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद फ्रेश नान बनती है आपके लिए, और आपको खाना ही मिलता है। जो लोग $50 पे करके खाना खा रहे हैं वो आपको फ्री में मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जब तक वो नहीं था तो पैसे मेरी सेविंग हुई 2000। मैं आया दिसंबर एज आई सेड 27, और जैन का मेरा सेमेस्टर था, जैन टू अगस्त, 8 महीने का सेमेस्टर होता है यहाँ पे, 8 महीने का होता है पूरा साल। आधा सेमेस्टर अप्रैल के आसपास खत्म होता है, और आपको फीस उसके पहले जमा करनी होती है। 3 महीने में कितना जोड़ लोगे आप? 2000 जोड़ लिए थे, 2000 4000 इंडिया से आ गए थे, 6000 8000 पे करने थे मुझे, क्योंकि 8000 करके आया था, 2000 और करने थे। 2 दोस्त ऐसे ज़िंदगी में मिले, एक मेरी फ्रेंड थी आकांक्षा, वो भी कानपुर की थी, वेरी नाइस गर्ल। मैंने उससे $1000 बोला यार बहन दे दे, वापस दे दूँगा, उसने तुरंत आया। दूसरा एक बंदा है जो मेरा भाई है, मेरी जान है, मेरी दुनिया है, दिवांशु नाम है उसका, मेरे साथ रहता है, हमने घर साथ में खरीदा है कनाडा में। हाँ, उसको मैंने बस बोला कि यार 1000 का, मैं पागल है क्या, डन। उसने पूछा भी नहीं कब देगा। तो ये शायद पता नहीं पैसे कमाए ना कमाए, पर कुछ लोग ऐसे कमाए ज़िंदगी में कि 3 बजे मैं फ़ोन करूँगा तो वो मेरे लिए खड़े रात के, और वो फ़ोन करेंगे तो मैं खड़ा हूँ उनके लिए। ऐसे लोग होने ज़रूरी बहुत ज़रूरी है, और वो कुछ ना कुछ है ऊपर वाला, मैंने कहा जो कनेक्ट करता है डॉट, किसी का कुछ तो था जो मेरे को मिला। और ये बंदा ऐसा था मेरी लाइफ में कि जब मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे ना कनाडा में, किसने खिलाया मुझे खाना, सॉरी। ऐसे लोग लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है आपको? सर सॉरी यार, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का होना ज़िंदगी में आपकी, क्योंकि ये लोग आपको बताते हैं कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि एक टाइम था जैसा मैंने था, पापा से पैसे लेने नहीं थे, करना खुद से ही था, वो ज़िद थी कह लो या जो भी कह लो, उन्होंने इतना कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो अब लगता था खुद करना है कुछ। तो वॉलमार्ट में उस टाइम पे $1 के 6 डोनट आते थे, ठीक है। तो आज वो शायद कुछ $2 के हैं शायद वो डोनट, तो $2 $2.5 का हो गया है। ऐसे वो प्लास्टिक का ऐसे वो होता है क्रेट टाइप छोटा था, उसमें डोनट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 6 डोनट होते थे उसमें, 1 डोनट खाया, 1 गिलास पानी पिया, हो गया काम। ज़्यादा भूख लग रही, 2 खाए, 2 गिलास पानी पिया, पेट भर गया। तो वो भी किया है, और वो सेल में $1 के मिलते थे, वैसे 1.5 के थे, अभी 2.5 के हो गए। मैं आज भी देखता हूँ उसमें इतना कैलोरी, अभी तो मैं लगता है यार क्या करा मैंने। और जब मैं कनाडा आया था तो फिजिक मेरा अच्छा था, लीन बॉडी, अच्छी फिजिक थी मेरी, पेट मेरा पूरा अंदर था सर, और एकदम फिट था मैं। 2-4 एप्स थी, आज भी पुरानी फोटो की मैं दिखा सकता हूँ आपको। फिर यहाँ आया तो मेरा शुरू के शायद 1.5-2 महीने में 5 किलो वेट कम हो गया, और मेरी आँख के नीचे डार्क सर्कल आना शुरू हो गया। तो घर बात करता था, मेरा एक उसूल था पिछले 8 साल में, शायद 5 या 10 बार ऐसा हुआ मैंने घर पे रोज़ फ़ोन ना किया हो, लेकिन रोज़ बिन आगे मेरा घर पे कॉल जाता मम्मी को, वीडियो कॉल, नो मैटर व्हाट। बोली तेरे डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं? अरे मैंने कहा यार वो टाइम इतना चेंज हो गया है, जेटलैग एक तो शुरू में 15-20 दिन रहा, पहली बार तो इंडिया से बाहर निकले, तो जेटलैग की वजह से समझ में नहीं, जेटलैग सुना ही था जेटलैग, और मम्मी लोग हाँ वो यूएस से जब बुआ का लड़का आया तो वो भी बताता बड़ी दिक्कत होती है, वो बोले उनको तो पॉटी भी नहीं होती थी 3-4 दिन।
मैंने कहा तो इस चक्कर में काफ़ी दिन वो हो गया, और फिर मम्मी कभी कभी नाइट शिफ्ट भी होती है, अब जो काम मिलेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए वो नींद नहीं पूरी हो रही, असाइनमेंट बहुत है करने की। उनको क्या पता है कि जो आपके हाथ के खाने में प्रोटीन है वो यहाँ घंटा किसी चीज़ में प्रोटीन नहीं मिलेगा। माँ के हाथ की 2 रोटी और 2 स्कूप प्रोटीन एक बराबर है, मेंटली सोचो तो। 2 स्कूप छोड़ो सर, वो पूरा डब्बा एक बराबर है। चलो ये और अच्छा आपने बोला। तो मम्मी को समझा दिया किसी तरह, लेकिन लाइफ में एक ऐसा टर्न आया। ये जो मेरा फ्रेंड है दिवांशु, ये जिस घर में रह रहा था, इससे मैं फेसबुक में मिला था कनाडा आने से पहले, और मैंने इसको ऐसे पता नहीं क्या दिमाग, मैंने भाई धूम कतर मचा देंगे कनाडा में जाकर, आज भी कहीं मैसेज पड़ा था वो, तो इसको लगा ये दिल्ली का, दिल्ली वाला क्या चूत नहीं बोल रहा है, गदर मचा देंगे कनाडा में जाके, जानता भी नहीं मैं तो इसको। इसने बोला हाँ भाई करके टाल दिया इसने, और मचाई गदर हमने। तो यहाँ पर आए जब, तो पहले तो ये किसी और घर में था, मैं कहीं और था, फिर करते करते 3-4 महीने बाद हम साथ में रहना शुरू हो गए, और सिंस मार्च या अप्रैल 2017 टिल डेट हम साथ में ही रह रहे हैं। हमने सारी नौकरियां साथ में करी, वो भी सेम बैंक में काम करता है, लोकेशन डिफरेंट है उसकी। पार्ट टाइम जॉब जिस रेस्टोरेंट में लगी थी इसकी वजह से लगी थी। कैसे लगी, ये जिस घर में मूव हुआ उस रूम से एक लड़का बाहर निकल रहा था छोड़ के, तो उसने बोला भैया कुछ जॉब आपका बताओ यार कुछ हो तो उसने बोला ये रेस्टोरेंट है लाहौर टिक्का हाउस, चले जाना, मेरा नाम लेना, जसदीप नाम था शायद, लग जाएगी नौकरी। ऐसा था क्या रे, पता लगा, और हमारी बात फेसबुक पे हो रही है, और फिर बात हो रही थी नॉर्मल, नंबर एक्सचेंज हो गया कनाडा। इत्तेफाक ये 27 दिसंबर 2016 सुबह 1:30 बजे आया है, 1-1:30 बजे दोपहर में, मैं सेम डे साथ में 11:30 बजे आया कुछ था वो कनेक्शन। तो इसे बोला भाई ये रेस्टोरेंट पता लगा जाते हैं, ठीक है। मार्कम एल्समेयर पेंटेड पोस्ट पे एक था लाहौरी समथिंग कोई छोटा सा रेस्टोरेंट, तो हम गए, हमने कहा सुना आपके यहाँ जॉब है, बोले जॉब है लेकिन बच्चों के लिए नहीं, हमें नान वाला कोई बंदा चाहिए, नान लगाने आती है, लगा लेंगे। तो जसदीप ने भेजा, बोला कौन जसदीप, कह रहा हम स्टूडेंट को जॉब नहीं सकते, मेरे को नान शेफ चाहिए, हमको जो नान लगा लेता हो। तो बोला यार पागल बना के चला गया, नौकरी नहीं मिली, खत्म हो गई बात। मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं नौकरी, तो एक मार्कम एंड प्रोग्रेस पे एक साउथ इंडियन स्टोर है, तमिलियन स्टोर है, वहाँ मैं गया काम पूछने, तो उसने बोला काम तो नहीं, मैंने कुछ भी काम कर लूँगा। बोला बुचर की नौकरी है, मीट कट करना है, कितने बजे आता हूँ, कल 5 बजे आ रहा है। दिवांशु कह रहा मेरे दिमाग है तेरे में, बुचर बन जाएगा तू। मेरे पास सिचुएशन ऐसी कि मैं पोस्टमार्टम भी करने के लिए रेडी हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कह रहा है भाई तू मीट कैसे काट लेगा, खाना अलग बात है, वहाँ तुझे सब काटना पड़ेगा, वो स्मेल, वो आप खरीदने भी जाओ अगर ऐसे रहो तो वो स्मेल बहुत तेज होती है वहाँ, कैसे काट लेगा। मैं कहा भाई मैं कुछ भी काट दूँ, मेरे को जॉब चाहिए, पैसे चाहिए। नेक्स्ट डे सुबह इसका फोन है, अबे सुन वो लाहौर गलत था जहाँ हम लोग गए थे, कह रहा है एक और लड़का रहता है यहाँ पर, उसने मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला यार इसने बताया जसदीप ने, वहाँ हम गए मिला नहीं। बोला तुम कहाँ गए, बोलने कह रहा है यहाँ नहीं वहाँ जाना है, मैं गया था 2 दिन बट मेरे को समझ में मैं छोड़ के आ गया। सार्थक वहाँ चल ले, नहीं लगी तो 5 दिन तो चले जाइए बुचर की नौकरी करने। पहुँचे तो वहाँ पहुँचे तो रिसेप्शन पे ओनर बैठी हुई थी उनकी, लाहौर टिक्का हाउस जेराड स्ट्रीट में, बहुत बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और ये बात है भाई फरवरी 27 2017। पहुँचे, ओनर आई तो हमने बोला हम जॉब के लिए वी आर नॉट हायरिंग राइट नाउ। तो मैंने बोला हमें जसदीप ने भेजा है, ओके आई कॉल द मैनेजर। तो मैंने कहा क्या एटीट्यूड दिखा रही है, रिसेप्शन पे काम कर रही है, मैंने ऐसे दिखा रही ओनर है यहाँ की, वी आर नॉट हायरिंग राइट नाउ। मैं कहा मैनेजर से बात करा दो। तो मैनेजर आया, दुबला पतला आदमी, चश्मा लगा करके, सर पे कम बाल, चलता हुआ है स्टाइल से, क्या है रफ़ीक नाम। हमको लगा वो पाकिस्तान से है, बाद में पता लगा इज़ फ्रॉम गुजरात इंडिया। जसदीप ने भेजा है, साला खुद चला गया, लौंडे बेचता रहता नौकरी के लिए। तो हमने कहा सर देख लो, अभी तो नहीं है बेटा जॉब, 2 महीने बाद आना। दिवांशु कहता है सर बहुत ज़रूरत है, और मैं दिवांशु को देख रहा हूँ क्योंकि दिवांशु उसमें से है नहीं, वो किसी से नॉर्मल ऐसे बात, वो दिल्ली वाला प्रॉपर है लड़का वो, ठीक है, दिल का बहुत अच्छा है वो। ऐसे मैं इसको देख रहा हूँ, इसको क्या हो गया, सर प्लीज बहुत ज़रूरत है तेरे कल तू तो जैसी लेके आया है। तो रफ़ीक कहता है अरे साला इमोशनल ब्लैकमेल, ब्लैक पैंट ब्लैक टी शर्ट, कल 6 बजे। तो पता नहीं कि जॉब लगी है कि क्या हो रहा है ये। तो एक वो वीडियो है पाकिस्तान का जो रोडीज है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, अगर आपने मीम देखा, बहुत फेमस मीम है वो। तो हमारा रिएक्शन वैसा था, सर जॉब लग गई है, क्या समझ में नहीं आता रहेगा, कल 6 बजे, ब्लैक पैंट ब्लैक टी शर्ट। मेरी आँख में फिर से आंसू बाहर आया, मैं कहा भाई जॉब लग गई, कहता लग गई भाई जॉब, अब मत जाना बुचर की नौकरी करने। नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट डे से काम शुरू करा, और बाद में रफ़ीक
इज़ लाइक अनदर फैमिली फॉर अस। रफ़ीक की जो वाइफ है वो मेरे को राखी बांधती है हर साल, ठीक है, और मेरी वाइफ रफ़ीक को राखी बांधती है, ऐसा रिलेशन है हमारा। तो रफ़ीक का एटीट्यूड ही वैसा है कि तुम पहली बार मिलोगे लगे क्या आदमी, और मैं बाहर आया, मैंने कहा सोचो किसी इंडियन ने नौकरी नहीं दी, पाकिस्तानी ने नौकरी दे दी अपने को। मैंने कहा और लोग इंडिया पाकिस्तान करते हैं हमारे यहाँ। बाद पता लगा ये इंडिया से, बट और भी लोग पाकिस्तान से काम करते थे और बड़े प्यारे लोग होते हैं सर, क्योंकि वो कहा जाता है कि आवाम के दिल में कुछ नहीं है, ये सब बॉर्डर का ये जो नाटक है। तो ये थी कहानी कि जो पहली जब अच्छी जॉब मिली फैक्ट्री के बाद, ये रेस्टोरेंट की, जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, और लाहौर टिक्का हाउस को आज भी मैं पैर छूता हूँ, क्योंकि उस जगह से मैंने जितने पैसे कमाए हैं सर, और जो बरक्कत है उस जगह पे, आई डोंट नो क्या है उस जगह पे। जितने बच्चे वहाँ काम करते हैं सबका कहना है इस जगह पे कोई बरक्कत है। और मैंने वो काम जब मेरी फुल टाइम जॉब लग गई तब भी सैटरडे संडे किया है बहुत टाइम तक। तो ऐसे लगी थी ये पहली नौकरी। और फिर वहाँ से उसके सामने एक और रेस्टोरेंट था बॉम्बे चौपाटी के नाम का, इसका नाम अब लीला हो गया है, वहाँ पर लग गई जॉब। दोनों जगह जॉब कर, ठीक आमने सामने रेस्टोरेंट, एकदम लिटरली एडजेसेंट टू ईच अदर। तो सैटरडे संडे 12 से 6 यहाँ, 6 से 2 वहाँ। तो ये होता था सर। तो ऐसा रहा है कि जो जॉब का ये जो स्ट्रगल है, ये ये जॉब का स्ट्रगल है, ये आई थिंक हर स्टूडेंट की लाइफ में है। हाँ, और वो फीस इकट्ठे करने का जो स्ट्रगल है, ये हर स्टूडेंट की लाइफ में है। बहुत। और जो मैंने ये 2000 लिए थे ना, फीस की जो बात हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले विद इन 3 वीक्स, क्योंकि जैसे ही मैंने फीस पे करी, मेरे को सर्वर ले लिया उन लोगों ने, हायर कर लिया किचन से। काम था हमारा कि वो एक डिस्पैचर होता है जो खाना आपको देता है, ये लोग 5 नंबर टेबल पे रख के आ जाओ। तो हमारा फूड रनर बोलते हैं वो लोग, हमारा फूड रनर काम था, उठाओ प्लेटर रख के आ जाओ टेबल पे। मेरे को था पता लगा अगर वो बन गए सर्वर, वेटर बन गए, तो टिप अच्छी बनती है। बस हमने कहा भाई, जो ओनर, पता लगा वो ओनर थी जो रिसेप्शनिस्ट थी बाद में, कि ये ओनर ही है वो, क्योंकि रेस्टोरेंट में सब लोग सब कुछ करते हैं। तो हमने कहा भाई इंप्रेशन जमाना है इसके आगे। जब भी वो आसपास घूम रही होती थी, हम कस्टमर को खाना रखे उससे बात करते 2 मिनट, यू लाइक द फूड, इज इट गुड। वो देख रही क्या ये लड़के तो फूड रनर का भी, फूड रनर का क्या है, वो आया रखा चला गया, उसने कहीं बात ही नहीं करी। हमने कहा नहीं हम बात करेंगे, उसको लगे कि हाँ इसमें सर्वर वाली क्वालिटी है। तो ये करा, और 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने अंदर काम करा, उसने बाहर बुला लिया। जैसे हुआ टिप बनना शुरू, सबसे पहले आकांक्षा के $1000 दिए मैंने, क्योंकि वो मेरे लिए बोर्ड था। देवांशु का टेंशन नहीं था मेरे को, फिर मैंने देवांशु के वापस करे ऑफकोर्स। और फिर मैंने अपनी बहनों से जो 1-1 लाख रुपए लिए थे वो मैंने वापस करे। पापा के वापस देने की हिम्मत नहीं हुई अभी तक, क्योंकि अभी भी 8 साल हो गए सर, 8 साल होने वाले दिसंबर 27 को हो जाएंगे। मैंने पीछे अभी लास्ट वीक की बात हो रही थी, तो पापा बहुत कम बात करते वीडियो कॉल पे, पापा फ़ोन यूज़ नहीं करते मेरे पास घर में इस समय कानपुर हैदराबाद में, मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको, 19 से 20 फ़ोन है मेरे पुराने। मैं फ़ोन का कलेक्ट करता हूँ, आई लाइक टू कलेक्ट फ़ोन, पुराने नोकिया वाले सारे फ़ोन है मेरे पास, सारे फ़ोन है घर पे, उन्हें फ़ोन नहीं रखना, बोले मुझे फ़ोन का कुछ नहीं है। तो पापा बहुत कम, मम्मी बात करती हैं तो कभी दिखा दिया, हेलो हाय राम राम हो गई मेरी बस। तो उस दिन बात है ना, मैंने कहा यार पापा आपके पैसे देने हैं। कौन से पैसे? मैंने कहा आपसे लिए थे। बोले तुम पैसे दोगे हमको? हमने कहा नहीं अरे ये आप आपसे बोल सकते पैसे देना है? मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे पास पैसे हैं थोड़े से, तो सोच रहा आपको ट्रांसफ़र कर दूँ। बोले अभी ज़रूरत है नहीं बेटा, होगी तो हम बता देंगे। तो वो जो 1,18,000 है मेरे पास पापा के, वो देने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। दे तो मैं दूं, क्योंकि जिससे लिया है उसको 1,18,000 का जो कन्वर्जन हो गया है ना, मैं ये कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा कनाडा और यूएस का जो डॉलर का कन्वर्जन है, पर जो कन्वर्जन हो गया इतने साल में वापस कर नहीं पाओगे। नहीं सर, वो अरे मैं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ तक इतना बड़ा मुस्टंडा बनाया मेरे माँ बाप ने, पैदा कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। वो 1,18,000 छोड़ो, जो बाकी है वापस कर नहीं पाओगे, कितनी कोशिश कर लो। अरे वो उतार नहीं सकते हो ना आप, वो कर्जा नहीं कहेंगे उसको, वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा गिफ्ट है जिसको कभी रिटर्न नहीं करते। वो शादी बारात में होता है लोगों का कि भाई फलाने गुप्ता जी के यहाँ 1,001 का व्यवहार आया था, तो अब उनके यहाँ जब शादी होगी तो हम 1100 या ऐसा करके देंगे, है ना। तो वो व्यवहार वहां तक चलता है, पूरा वही खाता चलता है। हाँ, लेकिन जो यहाँ पर है ना, जो ये जो माँ बाप से आपको मिलता है, वो आप जिंदगी में कभी वापस नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ मैंने देखी है, और ये बहुत सुनी भी होगी आपने, कि जब बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है ना, 2 साल का 3 साल, पता लगता है कि मेरे पापा है। 2 साल से 15-16 साल की उम्र तक उसके लिए पापा उसके सुपरमैन है, ही मैन है, उनको सब कुछ आता है दुनिया का। 15-16 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक बाप को कुछ नहीं आता है, इन्हें कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। 30 साल पता लगता है फिर सब कुछ आता है, इन्हीं को तो सब पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और जब तक वो रियलाइज होता है ना सर, कुछ लोगों के पास है वो टाइम निकल जाता है। तो मुझे लगता है ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और ये तब रियलाइज होगा जब आप खुद पे पड़ेगी। और खुद पे कब पड़ेगी? जब खुद से करोगे। और खुद से कब करोगे? जब इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब हिम्मत लेके बाहर निकलोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ इंडिया के बाहर निकलो, कोई जरूरत नहीं है। इंडिया के बाहर जो लोग हैं वही सक्सेसफुल नहीं है, इंडिया में भी बाहर निकलो। मैं कह रहा हूँ घर में रहो माँ बाप के साथ, उनसे अच्छी उससे अच्छी कोई
कुछ नहीं है ज़िंदगी में अगर आप अपने माँ बाप के पास रह रहे हो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि हर दिन कुछ सीखोगे उनसे। बैठो अपने पापा के संग बात करो। आज ही मैं जाता हूँ मेरे पापा के पास, कुछ सेट स्टोरीज है उनकी फेवरेट है, वो सुनाते हैं। मैं शायद आज तक 50-60 बार वो स्टोरी सुन चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार सुनता हूँ उतने ही चाव से कि यार ये यार पापा ने यार क्या मज़ेदार बात बता दी। तो आप अपने माँ बाप से जो सीखते हो वो दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं परसों चौथे भी रिसेंट बात है, मैं जाकिर खान जी की एक वीडियो देख रहा था। हाँ हाँ, मैं तो बहुत बड़ा वो फैन हूँ उनका। बिल्कुल बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। तो वो एक बात कह रहे थे कि वो इंसान जो घर बैठा है ना, अगर आप उसकी बात 5 मिनट तक वो गुस्सा कर रहा है, अगर छठे मिनट तक उसकी बात सुन लोगे तो आपको दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा बिल्कुल, शायद। और वो छठा मिनट ही नहीं निकाल पाते लोग, बहुत से लोग। तो ये है कि मतलब माँ बाप को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अभी मेरा एक फ्रेंड है, कल मिला जिम में मेरे को, उसके जुलाई 31 को बोला मैं इंडिया गया था और अगस्त 31 आया। मैंने कहा तो एकदम चला गया, मेरे को दिखा भी नहीं 2 दिन से। कह रहा नहीं पापा की डेथ हो गई थी तो चला। क्या हुआ? बोला यार पापा को हार्ट अटैक आ गया। भाई यार, और वो लड़का यंग है और मुझे पता है कि वो एक ही लड़का, उसकी एक बहन है, वो यूएस में रहती है। मैंने कहा यार सॉरी बट कितनी एज थी पापा? बोला अभी 2 साल पहले रिटायरमेंट लिया था, 62 की एज थी। अब वो 62 की एज में कह रहा डायबिटीज़ था तो पता नहीं चला उनको हार्ट अटैक आया एंड चले गए वो। 62 की एज सर कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इट्स अ वेरी यंग एज। मेरा एक क्लाइंट है 92 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ डूइंग ऑल हिज बैंकिंग हिमसेल्फ। तो मैंने कहा अब मैं उससे ये चीज़ बोल नहीं पाया, बट मुझे पता है कि जो मलाल है ना आपके दिमाग में, अब उसको सिर्फ ये लग रहा है कि दुनिया की सारी दौलत ले लो, वो आखिरी के 10 मिनट चाहे मुझे मेरे बाप के साथ दे दो। ये वही बाप है जिसको तुमने चिल्लाया भी है कि आपको कुछ नहीं आता है। अरे यार तुम्हें चिल्लाते रहते हो यार, पापा नहीं पढ़ूंगा यार, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया आप चिल्ला रहे हो, पतंग उड़ा लिया आप डांट रहे हो यार, दुकान पे नहीं बैठा 10 मिनट आप चिल्ला रहे हो मेरे को, 2 रोटी नहीं खाया आज मैंने, खाना बाहर खा के आ गया, मोमोज खा के आ गया, आप चिल्ला रहे हो। ये वही बाप है जिसके संग सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे और वो शायद आपको अपनी ज़िंदगी में अब नहीं मिले। तो जिस दिन ये रियलाइज़ कर लेगा ना हर एक बच्चा अपनी लाइफ में, और जिनके पास है, जिनके पास नहीं है माँ बाप, तो उनको तो मैं सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज अब वो टाइम चला गया, आप पीछे नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट किसी और का बाप बन जाओ। भले आप बच्चा ना भी पैदा करो, अडॉप्ट कर लो, नहीं करना किसी बच्चे की पढ़ाई फंड कर दो, पर जिस दिन आप एक बार किसी के लिए उसकी ज़िंदगी में एक फादर फिगर ले आओगे ना, तो शायद जो आप नहीं दे पाए वो आप किसी को दे दो। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी से एक्सपीरियंस मिलता है कि यार नो मैटर हाउ मच यू हेट योर पेरेंट्स, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल है कि एक एज आती है ऐसी आपकी जब आप अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं करता है यार, हर समय मेरे को टोकते रहते हैं यार हर चीज़ के लिए, लेकिन वो एक टाइम आएगा जब तक समझोगे, बस ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं ज़रूर कहूँगा, जो ये बंदा वीडियो देख रहा है, अगर आपके माँ बाप हैं तो पैर धोकर पानी पीना पड़े तो पी लो, बिकॉज बेटा उनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। उन्होंने पैदा करा, अगर वो प्लान नहीं करते आपको पैदा करने का, तो आज आप जो भी लाइफ जी रहे हो, आप चाहे चुप चुप करके सुट्टा पी रहे हो अपने बाप से, या दारू पी रहे हो दोस्तों के संग, या फिर आप लड़की घुमा रहे हो या आप लड़के घुमा रहे हो, व्हाटएवर, वो नहीं कर पाते। तो ये खैर सो फार ऐसी जर्नी रही है सर लाइफ की। पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने शेयर किया सब कुछ, और इवन स्टोरी शेयर की, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो आपने लास्ट में शेयर की बातें, ये बहुत आई थिंक इम्पैक्टफुल रहेंगी। बहुत ज़रूरी है ये सर। ये ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए जानना। ज़रूरी है कि वो एक एज में जान लें, क्या था कि मलाल ना रह जाए। और कई लोग हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, किसी बच्चे को जो है मार से समझ में आता है, किसी को डांट से आता है, किसी को प्यार से आता है, किसी को जब कोई तीसरा समझाता है तब आता है, और किसी को जब टाइम निकल जाता है तब आता है। बट अगर मेरा वही है कि मैं कॉमेडी वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे लगता है एक बंदा भी हंस दे मेरी वीडियो से तो मेरा मकसद शायद पूरा हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको भी अगर आप बैठोगे अकेले तो आपको लगेगा यार ये चीज़ हो नहीं रही, कब से ट्राई कर रहा हूँ। भाई मेरे को भी वो लगता है, सबको लगता है, ठीक है। तो अगर आप ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, इसको थोड़ा सा साइड करके अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करके ये समझो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, और आज आप जहाँ भी हो, एक गरीब आदमी भी जो रिक्शा चला रहा है वो भी अपने बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल भेजने की कोशिश करता है कि मैं नहीं पढ़ा ये पढ़ जाए। एक बच्चे का वीडियो आया था, पाकिस्तान का था, आई थिंक 11-12 साल का बच्चा था वो। तो रिपोर्टर उससे कहता है आप क्या शैतानी नहीं करते हो आप? कह रहा है नहीं। उसने बोला खाने में क्या पसंद है? कह रहा है अरे जो मिल जाता है खा लेते हैं, अब इतना महंगा हो गया है सबको, इसमें हम चॉइस क्या दिखाएंगे। तो बोला तुम यार इतने छोटे हो, तुम काम करते हो, तो कह रहा है तुम्हें कभी शैतानी नहीं करते हो? कह रहा है शैतानी का टाइम ही नहीं मिलता है। कह रहा मेरा छोटा भाई जिम्मेदारियां हैं है भाई। उसको पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाया वो पढ़ ले। 12 साल की उम्र में अगर उस जिम्मेदारी बच्चे को इतनी अकल आ गई, जब 12 साल की उम्र में हम जाके दुकानों चॉकलेट लेते थे और पापा के खाते में लिखा के आ जाते थे,
उस बच्चे को 12 साल की उम्र में ये समझ आ गई है, और यहाँ कितने बड़े हैं 33 साल के 35 साल के, उनको आज तक ये समझ नहीं आई है। और मैं कहता हूँ ठीक है, हर कोई अपने भाई, उम्र के हिसाब से सबका अपना टाइम आता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो इस वीडियो से एक बंदे का भी अगर माइंड चेंज होता है तो मैं बस अगर वही है। वो माइंडसेट आ जाता है कि बाप है तो बच्चे के सब सपने अपने हैं, और बाप है तो तो बाजार के सारे बाजार खिलौने सब अपने खिलौने हैं। अपने हैं। और एक तो वो भी ये है कि अपने पैसों से ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें तो माँ बाप के पैसों बाप से। से पूरी जब खुद कमाना शुरू करते हो लगता है यार ये कम पड़ रहा है, और सोचो उन्होंने तो तुमको सब कुछ दिलाया है। वो जो घर के पास जब वो मेला लगता था तो उसमें तुमको वो धनुष भी चाहिए था, तुमको गुबाड़ा भी चाहिए था, तुमको गदा भी चाहिए था हनुमान जी वाला, तुमको मास्क भी चाहिए था, उन्होंने कभी चूंचा नहीं करी। आज तुम्हें अगर कुछ खरीदना पड़ता तो अपने लिए 4 बार सोचते हो कि यार ये एक जीन्स ले ली है, दूसरी बाद में लेंगे क्योंकि अभी रेंट पे करना है, बिल्कुल। और ग्रॉसरी लेके आनी है, और डॉज चैलेंजर जो लिए उसकी किस्त जानी है। तो बस। थोड़ा सा आते हैं कनाडा के टॉपिक पे वापस। जी जी अभी आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हो जी फॉर CIBC, जी। होल्डिंग आई थिंक wealthy clients, हाँ, the top and wealthy clients. हाई नेटवर्थ क्लाइंट मैनेज करता हूँ मैं। तो मैंने CIBC की जॉब, अगेन आई एम प्रीटी गुड विद डेट्स, 8 मई 2019 सुबह 10 बजे 5650 यूनियन स्ट्रीट। एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा होगा, तो कि डेट्स आपको अच्छी याद है। एक्चुअली मेरी बीवी को नहीं पता कितने सालों का शादी के, वो बोलती है 4 हुए 4.5 हुए, तो मुझे पता है कितने हुए एग्जैक्टली। तो और ये कुछ ऐसी डेट्स है सर, बड़ा अच्छा लगता है जब याद रहता है कि याद है मुझे। तो 8 मई 2019 10 बजे 5650 यंग स्ट्रीट पहले ऑफिस था, वहाँ से हट चुका है, यंग एंड फिंच पे, ये जेरोक्स बिल्डिंग पे है। तो वहाँ पर रिपोर्ट करा, टेलीफोन बैंकिंग की लगी थी पहली जॉब। तो और ऊपर वाला ना, वो कर्मा इज अ बिच जो कहते हैं ना, इसका एक राइट वे एग्जांपल देता हूँ। एक तो वो एग्जांपल मैंने दिया अपने ग्रैंडफादर वाला कि जिसने चोरी करी, उसे घर पे आग लगी है ना, अच्छा लगता कहते हुए, लेकिन बीवी बच्चे जल के मर गए। उस इंसान पे क्या बीती होगी, उसने जो 1 लाख रुपए चुराया, जो भी चुराया, वो उसके लिए जिंदगी भर का बोझ है। बिल्कुल। दूसरा कर्मा का जो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि इंडिया में जब हैदराबाद में मैंने ग्रेजुएशन करा तो मैं इंटरव्यू देने जाता था, एक विप्रो का इंटरव्यू दिया, 8,500 रुपए की जॉब का ऑफर आया, कॉल सेंटर है, बीपीओ बोलते हैं, BPO। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अपने कुछ भी है। आएगा कॉल सेंटर में काम नहीं करेंगे हम, क्योंकि यार लगा कॉल हम नहीं ले सकते, इतना नहीं है मेरे में कि मैं कॉल लेता हूँ दिन भर, मैं कॉल सेंटर नहीं करूँगा। फिर एक छोटी सी कंपनी में, लोकल कंपनी थी इंडिया की, शिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर काम मिल गया था, वहाँ करा कुछ साल, फिर कंपनी चेंज करी, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गया, करते करते कनाडा आ गया। यहाँ पर ये था कि भाई अगर नॉक बी, जो टीयर 2 टीयर 3 बोलते हैं पीआर का, वो के लिए, पीआर के लिए उसका एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आओगे, सीसी ड्रॉ में, एक्सप्रेस एंट्री में। बिल्कुल। तो बोले ये जो कॉल सेंटर वाली जॉब है ना CIBC की, ये वो एक्सपीरियंस में काउंट होती है, फिर तो करनी पड़ेगी। और जिस दिन पहली कॉल ली, एकदम से याद आया कि तुमने एक बार कहा यही था कि छोड़ी थी, घंटा नहीं करूंगा मैं कॉल सेंटर, और ऊपर वाला बोला अब तो तू यही करेगा, यही करवाना है तुझसे। तो ये कर्मा इज अ बिच। तो ये आया घूम कर मेरे ऊपर वापस। तो ज्वाइन करा मैंने टेलीफोन बैंकिंग, उसमें आउटबाउंड का ग्रुप होता था उनके पास पहले। तो आप क्या करते हो, उनके क्लाइंट्स को कॉल करते हो, उनके पास एवरी 2 आवर्स के कैंपेन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 घंटे का कैंपेन है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड क्लाइंट को कॉल करना है कि आप प्री अप्रूवल हो, चाहिए तो ले लो, बेड खत्म। और दूसरा होता था कि वेलकम करो, नया अकाउंट खोला तो उनको वेलकम कॉल करके अपॉइंट बुक करो फाइनेंशियल एडवाइजर के संग ऑफिस में, या वॉट एवर। कुछ कैंपेन होते थे नॉर्मल मॉर्गेज के, ऐसे वैसे करके अलग अलग कैंपेन। ट्रेनिंग वही दी गई, 3 महीने की ट्रेनिंग थी, 1.5 महीना इन क्लास, 1.5 महीना ऑन रोल, और वो ऑन एंड ऑफ एवरी 2 वीक्स में चेंज करते थे कि आज तुम ये कैंपेन डायल करोगे टू मेक यू लाइक फ्लुएंट विद द कॉल। और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि 12 लोग को हायर करा है, कितनों को रखना है, 3 महीने का प्रोविजन है, 3 महीने के बाद ग्रेजुएशन होता है, प्रॉपर वो ग्रेजुएशन करते हैं। तो 12 में से हमारे 2 लोग को बेचारों को निकाला गया था, बट वो नॉर्मल प्रोसेस था वहाँ के लिए, क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर दे आर हायरिंग राइट पीपल। क्योंकि आप कॉल पे बात कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग देयर ब्रांड। अगर आप कुछ गलत बोल दो, फॉर एग्जांपल हम लोग को शिट बोलना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि आप क्लाइंट से बात करो, उसने बोला आई जस्ट लॉस्ट $10,000 लास्ट नाइट, ओह शिट, यू आर नॉट सपोज टू यूज दोज वर्ड। तो वो ट्रेनिंग ऐसी दी गई थी, अगर आपने गलती से बातों बातों में भी शिट निकले, और वो गेम्स खिलाते थे एक्साइटमेंट वाले कि मुझसे निकलता, अरे शिट यार, शिट निकला तो आपकी कोचिंग होगी, मैनेजर बुलाएगा और बोलेगा नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट सपोज टू से दिस वर्ड, और विच इज गुड, एक डिसेंसी आती है आपके अंदर। तो 6 महीने के करीब आउटबाउंड कॉल करी। फिर जब हमारी टीम परफॉर्म अच्छा कर रही थी तो ये हुआ कि अब इन लोग को डुअल एजेंट बनाया जाएगा, मतलब हाफ डे इनबाउंड, हाफ डे आउटबाउंड। उसकी ट्रेनिंग दी गई, 15 दिन की, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। उसमें इनबाउंड वैलिडेशन सिखाते हैं ऑल दोस थिंग। तो 6 महीना आउटबाउंड किया, 3 महीना इनबाउंड किया, और किस्मत थी टीम लीडर का रोल आया, अप्लाई करा, सपोर्ट टीम लीडर का मेरे को रोल मिल गया, मैं कॉल से निकल गया।
9 महीने के बाद आई वॉज प्रमोटेड टू अ सपोर्ट टीम लीड। तो फिर मेरा काम था कि अब जो आपने सीखा है आप दूसरों को सिखाइए। बिल्कुल। तो फिर हमने एक नई टीम हायर हुई, टीम ट्रेन करी, वो करी। फिर 1 साल करीबन 1.5 साल ये किया। फिर लगा अब यार कुछ चेंज चाहिए लाइफ में। तो फिर ब्रांच में आ गए एज अ सीनियर फाइनेंशियल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव। उनका काम क्या होता है, वॉक इन जो आते हैं आप वो क्लाइंट लेते हो, उनको अकाउंट्स एंड ऑल जो भी मैनेज करो, डन। कुछ बड़ा क्लाइंट है तो उसको एडवाइजर को रेफर कर दो, ठीक है। वो मैंने 3 महीने कुछ किया होगा, 3-4 महीने, और एक पोजीशन आ गई एसोसिएट फाइनेंशियल एडवाइजर की। तो जो सीनियर फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें से कुछ को प्रमोट किया जा रहा था जो थोड़ा नॉलेजेबल है या जो भी उनका कैलकुलेशन था। तो इंटरव्यू दे दिया हमने, और सेम ही ब्रांच में था, इंटरव्यू दे दिया, किस्मत थी वो 4 महीने में प्रमोशन मिल गया, एएफए पोजीशन हो गया, एसोसिएट फाइनेंशियल एडवाइजर। उसमें क्या था कि आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा नॉर्मल, जिस किसी भी क्लाइंट का अगर मॉर्गेज भी है उसके पास एक, तो वो प्रीमियम क्लाइंट है सीआईबीसी का, दे वांट टू मेक देम फील दैट यू आर वैल्यूएबल फॉर अस। तो वो एक पोर्टफोलियो दे दिया, बोले इनको मैनेज करो। बढ़िया भाई, वो करा 1-1.25 साल। फिर मैं डाउनटाउन में था, डाउनटाउन में सीआईबीसी की नई बिल्डिंग बनी है सीआईबीसी स्क्वायर। वो जब बनी तो यहाँ से आधे लोगों को वहाँ पे मूव किया गया, उसमें से मुझे पिक करा गया, वहाँ लेके गए। 2 महीने हुए, सितंबर 2022 में हम मूव हुए। नवंबर 2022 में फाइनेंशियल एडवाइज़र इंपीरियल सर्विसेज टीम में मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला कि तू अप्लाई कर। मैं कहा मेरे को नहीं चाहिए। कहता कर ले साहब। मैं कहा मैं हो गया, मेरे को कुछ अब चेंज करना लाइफ में, मैं थक गया हूँ कर करके। नहीं, यू विल बी वेरी गुड एडवाइज़र, ले लो। ले लिया रोल। 2 साल हो गए, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी इस रोल का कैसा होता है कि वी मैनेज हाई नेटवर्थ क्लाइंट। इसके ऊपर भी और प्रीमियम सेक्शंस हैं कुछ। तो पहले ऐसा था अंटिल लास्ट ईयर कि 100,000 मिनिमम इन्वेस्टेबल एसेट होंगे आपके पास तो ही आपको इंपीरियल एडवाइजर मिलेगा। अब वो 250K कर दिया गया, 2.5 लाख होना चाहिए। तो मेरा अपना सेट ऑफ पोर्टफोलियो है, वो मैनेज करते हैं। अब गुड एंड बैड थिंग टू मैनेज रिच क्लाइंट्स। कुछ होते हैं जो लिटरली उठ के आए नीचे से ऊपर तक एंड दे टॉक टू यू वेरी नाइसली। कुछ का एटीट्यूड होता है बिकॉज दे नो एवरी मिनट फॉर देम काउंट्स $1,000, राइट। तो उनको होता है कि काम ऐसे होना चाहिए, एंड हम कहते हैं नहीं होगा। क्योंकि अब आप मुझे कॉल कर रहे हो कि भाई मैं नीरज बात कर रहा हूँ, मेरा काम कर दो। मेरे को थर्ड पर्सन बोल रहा है मैं नीरज बात कर रहा हूँ, मेरा काम। मुझे क्या कैसे पता कि कौन नीरज का बात कर रहा है? आई हैव टू डू सम वैलिडेशन, राइट, समथिंग टू नो। आप बोला $2,000 इधर ट्रांसफर कर दो, अरे ऐसे कैसे थोड़ी कर देंगे भाई हम। तो ये होता है कि जो पैसे वालों से आप काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं कि पैसा आने के बाद एरोगेंसी जो आती है वो नहीं आनी चाहिए, टेक्निकली डाउन टू अर्थ होना बहुत। और कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो दे आर वेल्दी बट इतने प्यार से बात करते हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। बट ऑफ कोर्स ये है कि और यू ऑल्सो नीड टू नो कि किसको कहाँ पर क्या जगह दिखानी है, और वो मुझे नॉक ऑन वुड सीख लिया है मैंने। तो अभी मेरे से कोई भी ऐसा, शायद ही मेरा 1 या 2 क्लाइंट छोड़कर कोई ऐसा क्लाइंट होगा जो मेरे से फालतू बात करता है। आप फालतू बात करो, कोई बात नहीं। आई थिंक यू नो व्हाट, आई थिंक यू डिजर्व सम बेटर एडवाइजर। मैनेजर को बोला भाई आई थिंक दिस क्लाइंट इज नॉट हैप्पी विद मी, मेरे में कुछ प्रॉब्लम होगी, और मैनेजर को पता है मैं कैसे काम करता हूँ, ठीक है दूसरा ड्राइवर दे दो। जब दूसरा बार कंप्लेन करेगा उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है कि क्लाइंट क्यों क्या है। तो कुछ ऐसे हैं, नॉट एवरीबडी आई एम सेइंग, बट कुछ है तो मुझे समझ में आता है कि यार लाइफ में कहीं भी चले जाओ, कभी आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जर्नी थी। तो अभी जो फाइनेंशियल एडवाइजर का मैं काम कर रहा हूँ, आई एम मैनेजिंग अराउंड 250 कनेक्शंस। कनेक्शन मतलब होता है आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, ये एक कनेक्शन में आते हैं, फैमिली बेसिकली। 250 मेरे फैमिली से मैनेज करता हूँ मैं। उनकी एवरीथिंग दे नीड, फ्रॉम डे टू डे बैंकिंग टू द इन्वेस्टमेंट नीड्स टू द बोरोइंग नीड्स एंड वॉट एवर क्रेडिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग। हमारे रोल में ऐसा होता है कि हमको एक एसोसिएट भी दी जाती है, लाइक असिस्टेंट जिसको लोग बोलते हैं, एंड वी डोंट यूज द टर्म असिस्टेंट, वी से एसोसिएट। तो एसोसिएट होती है टू हेल्प यू विद द पेपर वर्क एंड जो एडमिन वर्क होते हैं, जो ऐसे काम है जिसमें शायद आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, एंड दे वांट यू टू फोकस ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट बिकॉज यू आर मैनेजिंग हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स। तो ये है, ऐसा प्रोसेस है, स्मूथ चल रहा है, इट इज़ गुड, एंड कर रहे हैं काम। वैसे तो आप हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को ही मैनेज करते हो, पर थोड़े से छोटे नेटवर्थ वालों को बताओ कुछ, कोई एडवाइस दो। लाइक व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू? स्टूडेंट को करना क्या चाहिए? वेयर शुड अ स्टूडेंट इन्वेस्ट? देखिए स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट एवरेज वेज, समथिंग लाइक $3,000 ठीक है, इन हैंड, ठीक है, 2,500 $3,000 इन हैंड। ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या खर्चे होने चाहिए, और कैसे वो एक अच्छी लाइफ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज़, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो, इन द सेंस दैट खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, ताकि जो 2,500 कमा रहे हो वो 5,000 में बदले। ठीक है, ये अपस्केल, खुद को अपस्केल करो। ठीक है। जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो जो वो दुनिया की चांदनी होती है ना, उस पर
ना फोकस करो, आएगा टाइम करना वो। और सबकी ज़िंदगी में वो टाइम आता है जब आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हो। अगर आपको शौक है, मेरे को एक टाइम बड़ा शौक था ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का और मैंने बहुत खरीदी, बट अब एक टाइम ऐसा है कि नहीं यार, हो गया, शौक पूरे कर लिए, अब थोड़ा सही जगह पे लगाओ पैसा, तो मैंने वो भी किया है। तो इन बच्चों के लिए मैं ऐसा कहूँगा, सबसे पहली चीज़, ट्राई करो अपना खर्चा कम से कम, एज लीस्ट एज पॉसिबल रखो। और वो आप कैसे कर सकते हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी ले रहे हो तो इतना दम रखो कि उस गाड़ी से उस गाड़ी का खर्चा निकाल सको। जो जॉब कर रहे हो फुल टाइम 2500 की करो, पर उस गाड़ी से गाड़ी खर्चा निकालने का मेरा मतलब है उबर ईट्स करो, डिलीवरी करो, उबर ड्राइवर करो, किसी डोमिनोज पिज़्ज़ा के लिए काम करो, पिज़्ज़ा के लिए काम करो, डिलीवरी करो उनके पिज़्ज़ा की। उस गाड़ी खर्चा अगर निकालने का दम है तो गाड़ी खरीदो अभी। नहीं तो अगर तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे, $165 का, आई थिंक $165 का आपका पास बनता है। ऑल ओवर GTA घूम सकते हो TTC से, जहाँ जाना है जाओ। थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, और अभी स्टूडेंट लाइफ पे कर सकते हो, आधा घंटा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तुम्हारी। अभी आप CEO नहीं हो किसी कंपनी के, आपका एवरी मिनट काउंट्स फॉर $1000-$2000 नहीं है। तो पहली बात तो खर्चा कम से कम करो, ठीक है। जब खर्चा कम हो जाएगा तो अपने आप थोड़ा कैश फ्लो पॉजिटिव बचेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को। एक्सेल शीट लो, बेसिक एक्सेल सबको आता, नहीं आता यूट्यूब पे 50 वीडियो मिलेगी। अपने एक्सपेंसेस कैप्चर करना शुरू करो, ठीक है, कि ये मंथ में इतना मेरे पास पैसे आए, मैंने ये रेंट दिया, ये ग्रोसरी का दिया है, मिसलेनियस खर्चा शायद है। काफी अच्छी एप्स भी हैं जिसमें आप इजीली एप्स भी पुट है, इन कर सकते हाँ, हो। एप्स भी है, बिल्कुल, वो भी कर फ्री सकते एप्स हो, हैं काफी फ्री एप्स सारी। भी बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं एक्सेल शीट थोड़ा, भाई मैं ऑर्थोडॉक्स कह लो, आई स्टिल लाइक टू गो मैनुअल, क्योंकि मुझे लगता है मैं सामने देखना तो मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप उस पर कैप्चर करो और उसको टोटल करो। अब मैं नहीं कर रहा एकदम डीप पागल हो जाओ कि 10-5 डॉलर भी है, देखिए डॉलर के लिए परेशान हो रहे हो, टेंशन मत नहीं लेनी है। वो इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि डाउन द लाइन 3 to 6 मंथ्स आपको रियलाइज होगा कि आपके खर्चे कहाँ बढ़े हैं, कहाँ कम हुए, कैसे उन्हें कंट्रोल करना है। अब आपको अपना पैसा मैनेज करना बेसिक आ गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आपका कनाडा में लॉन्ग टर्म रहने का प्लान है तो RRSP अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। RRSP एक रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, ठीक। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहम होता है कि RRSP इज ओनली सेविंग्स अकाउंट। नहीं, RRSP इज अ ट्री, उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज इन द सेंस दैट RRSP सेविंग्स अकाउंट, RRSP GICs फिक्स डिपॉजिट जो इंडिया में बोलते हैं, RRSP म्यूचुअल फंड्स, RRSP स्टॉक्स, ठीक है। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट है वो आप RRSP के अंडर परचेज कर सकते हो, राइट। RRSP की गुड एंड बैड चीज़, गुड चीज़ ये होती है, हर किसी की पहली बात तो एक लिमिट होती है कंट्रीब्यूट करने की। जो आप कमाते हो उसका एक परसेंटेज होता है अप टू सर्टेन अमाउंट जो आप कर सकते हो। CRA आपको बता देगा आपका कितना। आप लॉग इन करो, CRA की आईडी उस पर वेबसाइट पे लिखा आता है, नहीं पता फ़ोन कर लो। नहीं तो अगर फाइल करें टैक्सेस लास्ट ईयर के तो नोटिस ऑफ असेसमेंट जो आता है NOA बिल्कुल। लिखा होता है। TFSA की लिमिट, RRSP की लिमिट, TFSA बताता हूँ अभी क्या होता है, RRSP की लिमिट उसमें लिखी होती है, नेवर कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन दैट, वरना पेनल्टी लगती है, ठीक है। Okay. अब जो भी आपकी लिमिट आपको पता लग गई, अब उसके बाद आप ये देखो कि आपका जो कैश फ्लो है उसमें से आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो RRSP में। अब जब आप RRSP में कंट्रीब्यूट करते हो, उसकी गुड चीज़ जो मैं बता रहा था कि आप जब पैसा डालते हो उतना पैसा आप टैक्स बचाते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 10,000 और आपकी लिमिट है 5,000। आपने बोला मैं 500 डाल सकता हूँ इस साल, 500 डालोगे तो आपकी जो 10,000 की इनकम है ना, अब आप 9,500 पर टैक्स दोगे। RRSP आपका टैक्स बचाता है जब आप पैसे लगाते हो, लेकिन उसका जो बैड चीज़ जो आती है, टैक्स ये डेफर करता है। तो जब आप रिटायर, दे वांट टेक्निकली यू टू यूज़ द मनी व्हेन यू रिटायर। जब रिटायरमेंट आप निकालते हो तो मोस्ट ऑफ अस जो जॉब करने वाले लोग, रिटायरमेंट में आपकी इनकम कम होगी क्योंकि आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे हो, राइट। जब इनकम कम होगी, आज आप 10,000 कमा रहे हो, 10,000 पर टैक्स दे रहे हो, तब मान लो 5,000 की इनकम है और आप अगर 1,000 निकालते हो RRSP तो आप 6,000 पर टैक्स दे रहे हो। आज 10,000 पर टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है, आई एम जस्ट गिविंग ए नंबर। वो तो टैक्स ब्रैकेट तो 100-1 लाख के ऊपर कमाते हो ज़्यादा है वैसे। टैक्स ब्रैकेट आपका बेसिकली कम हो जाता है, तो वही पैसा जो आज आप डाल रहे हो कल वो ग्रोथ के संग निकालोगे तो आप टैक्स कम देते हो। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर समबडी जो सोचते हो बिजनेस करोगे आगे जाकर के, आपकी इनकम, फिर आप रिटायरमेंट कभी नहीं होता बिजनेस में, राइट। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट में अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो टेक्निकली वो पैसा निकालोगे, टैक्स ज़्यादा लगेगा, पर एटलीस्ट यू आर सेविंग समथिंग। पहली चीज़। दूसरी चीज़, RRSP में एक और रूल होता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो उसमें आप पैसा ले सकते हो अप टू $35,000 और वो आपको 15 साल में वापस देना होता है RRSP के अंदर। वो एक रूल होता है, नहीं दोगे आपका ही पैसा आप ले रहे हो, आपका पैसा आपको वापस करना बिकॉज आप उसमें कोई टैक्सेस, क्योंकि जब आप विड्रॉ करते हो तो उसमें फिर टैक्स लगता है, बिकॉज आप कंट्रीब्यूट करो, टैक्स बच रहा है, निकालोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप डीप पढ़ सकते हो RRSP के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं इस पर। बट RRSP इज बेसिकली रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग होती है। अब उसमें मान लो आपने बोला कि मैं इस साल $1,000 कर सकता हूँ RRSP में, कभी भी कोशिश करो एक बार में पूरा पैसा मत लगाओ। ओके। क्योंकि
आज मान लो मैंने, अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, स्टॉक तभी खरीदो और बेचो जब आप खुद मार्केट रिसर्च करने का दम हो। नहीं है तो म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग स्टॉक होल्डिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको गूगल है, एप्पल है, टेस्ला है, बकेट ऑफ स्टॉक्स। उसमें गुड एंड बैड थिंग क्या है? बैड थिंग उसमें ये होती है कि आपको लगता है कि शायद यार मैं छोटा अमाउंट लगा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ क्या होगी। गुड चीज़ क्या होती है, अगर मैं आज आपको बोलूँ गूगल का एक स्टॉक लो, तो आप बोलोगे यार $150 का है। एप्पल का स्टॉक $220 का है। आप एक ले पाओगे और आपकी ग्रोथ और लॉस उस एक कंपनी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इट्स अ बकेट ऑफ मल्टीपल ऑफ दीज बिग गुड कंपनीज, 20 or 30 बिग कंपनीज, राइट। तो इसमें क्या है, जब एप्पल ऊपर जाता है सैमसंग नीचे आता है, वाई से, क्योंकि ये कंपेटिटिव है दो एक दूसरे के। माइक्रोसॉफ्ट ऊपर जाता है, गूगल नीचे आता है, ये होता है। तो आप ऐसे ही इसमें डाल रहे हो, गूगल भी माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो ये ऊपर गया ये नीचे है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। लॉस भी होता है म्यूचुअल फंड में लोगों का, लेकिन आप कोई भी म्यूचुअल फंड का 5 से 10 साल का डेटा निकाल के देखिए, आपको दिखेगा मिनिमम बकवास से बकवास 5 से 7% रिटर्न देता है। देयर आर फ्यू विच आर गिविंग 25% रिटर्न। आपको पेशेंस और आपके पास टाइम होराइजन होना चाहिए। तो अब जो मैंने बात की 1000 अगर आपको डालना है, तो उसमें आप बाय वीकली की आदत डाल लो कि आप कंट्रीब्यूट करोगे, सेटअप कर लो रीअकरिंग। उससे क्या होता है कि आपकी एक हैबिट बन जाती है। ये सोचो जब होगा तब डालेंगे, That नहीं, is like तो फिर आप SIP, नहीं डालोगे। इंडिया में SIP बोलते हैं, यहाँ पे RIP बोलते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान। 25, 50, 500, 1000, 200, 100, जो हिम्मत हो, वीकली, बाय वीकली, सेमी मंथली, मंथली, क्वार्टरली आप कर सकते हो। ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट करो। इसके बाद सबसे बेस्ट अकाउंट जो आता है, जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि मान लो कई लोग जो बोलते हैं मैं डाउन द लाइन कनाडा से चला जाऊंगा तो मैं RSP नहीं चाहिए मेरे को, या RSP मेरे को टैक्स तो तब भी देना पड़ेगा जब निकालूंगा। ठीक है, TFSA की लिमिट होती है। TFSA की लिमिट जब से आप कनाडा आए हो तब से आपकी एक्यूमुलेट होती रहती है। आपकी लिमिट अगर 10,000 है, आज आपने 2,000 करें, तो वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी जिंदगी भर तक। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कोलैप्स नहीं होती। लाइक व्हाट, अगर TFSA कोई स्टूडेंट 2022 में एंटर किया कनाडा में, हाँ, TFSA अकाउंट नहीं खुलवाया, कोई बात नहीं, 23, 24, सो यू आर accumulating 10,000 every year. 10,000 नहीं, उसकी लिमिट है, हर साल अलग अलग गवर्नमेंट अनाउंस करती है। Okay. ऑनलाइन चेक कर सकते हो। So let's say assume it 10,000. 6,000 ऑन एन एवरेज होती है let's say यूजुअली, या 5,000 पकड़ लो, तो एक इजी कैलकुलेशन हो तो जाएगा। 15,000 आपकी accumulate हो चुकी है, राइट, मतलब बशर्ते आपने 2022 में जब आपने टैक्स फाइल किया, फॉर एग्जांपल मैं दिसंबर में एंड में आया था, बट मैंने टैक्स फाइल किया 2016 का, तो मेरी 2016 से लिमिट है। ओके, ठीक है। TFSA इज टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। TFSA इज वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट एवरीवन शुड ओपन। आई विल टेल यू व्हाई। TFSA में जो भी आपकी ग्रोथ होती है, दैट इज टैक्स फ्री। आपकी जो लिमिट है उतना ही करो, कभी लिमिट से ऊपर मत जाओ। so if you are just sorry to interrupt, but just for the clarification of people, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए और वो 200 बन गए, वो 200 बन गए, एनीवे म्यूचुअल फंड, Hypothetical, हाँ, एनीवे ठीक है, पॉसिबल, राइट। अगर वो 150 बन गए हैं तो 50 पे आपको कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं। और एक ब्यूटी और TFSA की, आप जो विड्रॉ कर रहे हो पैसा आज, नेक्स्ट ईयर वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे TFSA अकाउंट में $10,000 पड़े हुए, ठीक है, मैंने 2,000 की जरूरत मैंने निकाल लिया, 2,000 मैंने आज निकाले, नेक्स्ट ईयर मेरे पास कोई लिमिट नहीं बची। नेक्स्ट ईयर की लिमिट मैंने गवर्नमेंट ने बोला इस साल 5,000 कर सकते हो आप TFSA में। 5,000 प्लस जो 2,000 मैंने निकाले इस साल, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो TFSA पहली बात रोटेटिंग होता है, जो निकालोगे वो भी फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, और जो पैसा निकाल रहे हो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो TFSA अकाउंट कभी भी खोलो, अगर टाइम होराइजन है, हाई रिस्क वाले फंड्स में खोलो, क्योंकि हाई रिस्क फंड लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ देते हैं। अब मान लो 50%, NASDAQ एक है फंड, नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, जस्ट गिविंग एग्जांपल, NASDAQ एक फंड है, उसकी ऑन एन एवरेज ग्रोथ पिछले 5 साल कभी भी उठा लो रैंडम 18 से 20%, 25%। 2022 में नेगेटिव 28% भी था वो। बिल्कुल। तो किसी ने 2022 में शुरू करा है और 28% नीचे चला गया, तो वो आपका लॉस है। लेकिन इफ यू वेटेड फॉर 2023, वो 49% ऊपर गया है। बिल्कुल। तो जो 28% का लॉस हो वो कवर करके फिर से 20%, 23% से आपको वापस दिया है। तो कभी भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना ही रिस्क वाले फंड डालो जो आपको राइट अवे इमीडिएटली नीड ना हो। अगर आपको 2 साल में घर खरीदना है, मत डालो पैसा मार्केट में। वो 50% भी जा सकता है ऊपर, 100% भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, और पैसा जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर टाइम होराइजन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हिच हैज बीन सीन, और कभी भी आप जाओगे, कोई भी जो भी एडवाइजर आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको फंड फैक्ट डॉक्यूमेंट दिखाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। उसको देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, कितनी उसकी, वो कौन कौन से फंड है, और हर एक इन्वेस्टमेंट की एक फीस होती है, उसकी भी एक फीस होती है, वो आप बता देगा आपको एडवाइजर जो भी है। तो TFSA अकाउंट डेफिनेटली खोल लो, चाहे कनाडा में रहना है, नहीं रहना है, रिटायर होना है, नहीं होना है, क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे हो उस पैसे पे यार। TFSA में नेगेटिव क्या है? कोई नेगेटिविटी नहीं है। कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी ये, तुमने अगर स्टॉक लिया, स्टॉक अगर आपका नीचे जीरो चला गया तो वो लॉस है आपका, वो तो कहीं भी करोगे तो लॉस होगा। TFSA हैज नो कैच, वन द ब्यूटीफुल अकाउंट। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी एक अकाउंट है, FHSA, फर्स्ट टाइम होम बायर अभी निकाला गया, उसमें आप मैक्स 40,000 कर सकते हो, 8,000 मैक्स पर ईयर। वो अकाउंट ऐसा है कि आप जब करते हो तो टैक्स बचाते हो उस पर, सेम एज RSP। लेकिन उसमें कैसा है, ये फंड है नहीं, आप पैसा निकालो घर लेने तो वापस डालना है, नहीं, वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ही ऑप्शन है।
वो आप सेविंग्स अकाउंट भी कर सकते हो, आप उस पर GIC भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कर लीजिए आप। क्योंकि अगर आप मैं कह रहा हूँ आप इस साल भी घर ले रहे हो, आप अगले हफ्ते घर ले रहे हो, ठीक है, आपने आज अकाउंट खोला, $8,000 डाल दिए, क्योंकि वो आपकी साल की लिमिट है, 8,000 डाल दिया आपने, आज डालो कल निकाल लो, कोई बात नहीं, लेकिन 8,000 का टैक्स बचा लोगे, पहली चीज़। और आई थिंक 2023 से शुरू हुआ है ये अकाउंट, लास्ट ईयर से। और ये कैसे बचाओगे आप टैक्स? बता रहा हूँ उस पर। तो 2023 से शुरू हुआ है, अगर किसी ने नहीं खोला है खोल लो, अगर घर ले लिया तो नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम होम बारी, नहीं खोला है खोल लो, पैसे मत डालो, अकाउंट ओपन कर लोगे जिस साल, उस साल से आपकी 8,000 की लिमिट शुरू हो जाएगी। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने दिसंबर 31 को भी खुलवाया अकाउंट कि 8,000 उस साल के मिल गए, 8,000 इस साल के मिल गए। जब आप 8,000 डालते हो तो सरकार ने बोला है कि वी आर प्रमोटिंग फर्स्ट टाइम होम बायर टू बाय हाउसेस, नाउ व्हाट वी आर गिविंग बैक टू यू, इफ यू आर पुटिंग मनी इन दिस अकाउंट, 8,000 डालोगे आप तो आपको 8,000 पर टैक्स रिबेट मिलेगा। तो आपकी इनकम 50,000 है, 8,000 आपने डाले, आप 42,000 पर टैक्स पे करोगे उस साल। ओके। तो अब मैंने क्या करा, जब मैंने घर लिया तो FHA नहीं था, मैंने 2022 में लिया, तो मैंने RSP नहीं खोला हुआ था, ठीक है, मैंने RSP में एक बार में $30,000 डाल दिया, मेरी लिमिट थी 30,000 की। और RSP का फंड है कि 90 डेज पैसा होना चाहिए उसके अंदर, तभी निकाल सकते हो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। मैं 90 डेज पहले पैसे डाले, 30,000 इसी साल मैं घर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने 3 महीने बाद पैसे निकाल लिए घर के लिए, डाउन पेमेंट के लिए, 30,000 का मैंने टैक्स बचाया उस साल। तो आपने, अगर आपकी इनकम $1,00,000 है, मैंने 70,000 पर टैक्स, तो 70,000 पे आप टैक्स तो पे मैंने करोगे। कुछ नहीं तो करीब $5,000 से $6,000 मेरे को कैश बैक वो आया है, टैक्स रिबेट। बेसिकली आपने अपना टैक्स ब्रैकेट कम कर लिया, आई वुड से। राइट। अब मेरे पास शर्त ये है, मेरे 15 साल में पैसे वापस करने, तो 15 साल में सरकार क्या कहती है, वंस यू टेक दैट मनी 2 years आफ्टर यू टेक, 22 में लिया, मेरे इस साल से मेरे को 25 से एवरी ईयर कुछ 1,500 कुछ डॉलर मेरे को RSP में डालने हैं। ओके। जिस साल मैं नहीं डालूंगा वो 1,500 मेरी इनकम में ऐड करके मेरा टैक्स चार्ज कर लेंगे उतने का। ओके ओके। लेकिन मैं एक बार में दे सकता हूँ वापस, बट इससे बेनिफिट क्या हो, जब मैं घर ले रहा हूँ मेरे को जितना पैसा मिले उतना कम है, ठीक है, मैंने 30 निकाला, 5,000 मेरे को टैक्स से वापस आया, तो मेरा 30 बन गया 35 उस साल के लिए, बिल्कुल, ठीक है। और अब मेरे पास 15 साल है, अब मैं नहीं पे करूंगा तो टैक्स में वैसे ही 30,000 पे देता ही कहीं ना कहीं था आपको, बाद में देंगे। आपने 15 साल का टाइम खरीद लिया यार गवर्नमेंट से, बहुत बड़ी चीज, और आपने घर का डाउन पेमेंट भी कर दिया उसी से। और आई वुड से वन थिंग कि अगर आपको ये सारे डेट्स चेक करने हैं कि आपके पास कितना टाइम है, या फिर CRA लॉगिन एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है वहाँ पे। मैं भी लॉगिन करता हूँ, दिखाता है कि इस साल तुम्हें इतना करना है और कितने साल पे शुरू हुआ, कितना टाइम सब बचाता है। नाउ कमिंग बैक टू, इफ यू आर समबडी हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, बैंक के पास बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। TFSA सबसे पहले मैक्स आउट कर लो अगर पैसे है तो, क्योंकि TFSA में आपको टैक्स नहीं दे रहा। सेविंग्स अकाउंट में खोलोगे TFSA के अंदर टैक्स नहीं है। GIC खरीद लो, टैक्स नहीं है। GIC 2 तरह की होती है हर बैंक के पास, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब आप कभी भी रिडीम कर सकते हो उसको, जब रिडीम करोगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ होता है 30 दिन तक रखने का, कुछ होता है आप नेक्स्ट डे भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसे वापस मिल जाएंगे। एक होता है लॉक्ड इन। तो अगर आपको लगता है मेरे पास $10,000 है आज, 5,000 मेरे को शायद कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इमीडिएट घर पे पैसे भेजने, कुछ इमरजेंसी आ गई, उसको आप रिडीमेबल GIC में डाल दो, बाकी को डाल दो लॉक्ड इन GIC में, क्योंकि लॉक्ड इन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब मान लो TFSA का रूम मैक्स हो गया, यू स्टिल हैव मनी बट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दी मार्केट, आप नॉन रजिस्टर्ड GIC ले लो। द ओनली कैच इन नॉन रजिस्टर्ड GIC की जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो आपकी इनकम बनता है, ओके, आप टैक्स पे करोगे उस पर। लेकिन आपके तो फ्री मनी है ना, सेविंग्स अकाउंट आपको कुछ 0.1% कुछ पे करता है कनाडा में, कुछ आप नया खोलोगे 3-4 महीने का प्रमोशन मिलता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। व्हाई टू कीप इन अ सेविंग्स अकाउंट? फ्लेक्सिबल जो GICs होती है, रिडीमेबल GICs होती है, उनमें अकाउंट ओपन करो, अब कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आएगा ना, टैक्स तो पे कर दो। मैं कह रहा हूँ 50 आया, 25 चला गया टैक्स में, 25 तो मिला फ्री का, वो पैसा तो कुछ नहीं दे रहा था ना आपको। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, और मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट को हर महीने रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करो, $25 करो, 100 करो, 200 करो, जितनी कर सकते हो। और ये एक बार हैबिट बन जाती है ना, कि जैसे पेचेक आता है ना, आप बोलते हो आज मेरे को इतना पेचेक गिरा, इसमें से मेरा $100 जाना है इधर, तो आप वो काउंट नहीं करते हो। अगर आपको $100 गिर रहा है पेचेक, तो आप बोलोगे 10 मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास $90 की सैलरी आती है बाई वीकली, फिर वो आपको उसमें खर्चा मैनेज करना है, फिर वो 90 को 80 पे ले आओ। और एक चीज़ करो, खुद पे इन्वेस्टमेंट, जो मैंने सबसे पहली चीज़ कही, और उस 80 को 120 बनाओ, 150 बनाओ, और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 30 करो, 40 करो, 50 करो, बढ़ाओ। आज शुरू करो। जो बंदा आज मिनिमम मैं कह रहा हूँ 200-250 को अगर इन्वेस्टमेंट करता है, 10 साल के बाद यू विल हैव प्लेंटी ऑफ मनी, अगर आपने एक ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो। बट अगेन नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट्स, बट एक जनरल, आप किसी की भी बैंक में जाओ, जिसके साथ भी आप काम करते हो, बैठो, समझो, नहीं समझ में आया किसी और से बात करो। जब तक श्योर ना हो, जब तक कॉन्फिडेंट ना आए, मत करो इन्वेस्ट। व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? असल पावर क्या है कंपाउंडिंग की? आई हैव सीन मेनी रील्स फॉर दिस, बट आई जस्ट वांट सर देखो, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, मैं बता रहा हूँ, $100 आपने डाले, आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा, आपको $20 मिल गए, $2 मिल गए आपको साल के बाद,
ठीक है। बिल्कुल। कंपाउंड क्या होता है, 100 के बने 102, अब वो 102 इन्वेस्ट होंगे, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 102 के 104 बने, अब 104 पे मिलेगा। तो अगर 100 पे आपको 2 मिल रहा तो 102 पे 2.2 मिलेगा ना, बिल्कुल 104 पे 104.4 मिलेगा ना। तो ऐसे करते करते आप कीप रोटेटिंग दैट मनी, वो मैं पैसा धीरे धीरे करते करते कब डबल हो जाएगा पता लगेगा। एक टाइम पे इंडिया में ऐसा था कि अगर आप 5.5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपका डबल हो डबल जाता होता है। है। अब शायद 9 साल हो गया क्योंकि हम्म। इंटरेस्ट रेट कम हो गए और इन्फ्लेशन किक्स इन। बट 8-9 साल में आप पैसा डबल कर लेते हो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे, जिसका इंटरेस्ट 6.5-7% पहले वो है 5 साल था सिर्फ, मतलब 20% रिटर्न एक साल में। ऑन एन। अब वो 7-7.5 6.5%, 6-6.5 इंडिया में कुछ, वो भी बहुत अच्छा बिल्कुल है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से तो आप पे भी ज्यादा करते हो। यहाँ आपको अगर 11% आप पे 4% मिल करते रहा हो। है फिक्स GIC पे फिक्स डिपॉजिट पे, तो आप 3% इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल। वहाँ आपको 7 मिल रहा है, आप 8-9 दे रहे हो। तो वो लोगे दोगे तो वो जाएगा कैलकुलेशन में। तो लोग बोलते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना है, स्मार्ट है। अगर आपको इंडिया जाने का प्लान है लॉन्ग टर्म में, करो, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अब मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 2016 जब मैं आया $50 का रेट था, ठीक है। मैंने यहाँ से $1000 भेजे मान लो इंडिया, 50,000 रुपये हो गए इंडिया में 50 का रेट पे, ठीक है। मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, चलो कर दिया। ठीक है। 7% 6% वो भी है। वो मेरे 1000 में कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल मान लो 1500 बन गए, ठीक है। आज डॉलर का रेट क्या है? 65 64 समथिंग। 60 पकड़ लो, 60 पकड़ लो। 60 इज व्हाट 20% ऑफ $50। बिल्कुल हाँ 20% हो गया। हाँ। अब आपको पैसा वहां से ला रहे हो, अगर आपने भेजा 50 पे था, अगर यहाँ लाना पड़ रहा है तो अब आप 60 पे ला रहे हो, 20% लॉस आ गया आपको। आपने प्रॉफिट तो आप बाद में करोगे, पहले तो लॉस हो गया ऑलरेडी। 7% आपने बनाया, 1000 के 1500 बन गए, ठीक है। बट वापस ला रहे हो तो आप 60 पे ला रहे हो, 20% लॉस हो गया आपका वहां पे। अब मैं कह रहा हूँ आपने ऑन एन एवरेज 12% बना भी लिए, 15% बना भी लिए, 20% लॉस हो, 5% का फिर भी लॉस हुआ अगर पैसा वापस ला रहे हो तो। डोंट लुक एट द बिग पिक्चर की 7% मिलता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं 7% मिलता है इंडिया में, कर लीजिए इन्वेस्ट। फिर मैं उनको बस ये कैलकुलेशन बताता हूँ, अगर पैसा वापस लाना है यहाँ पे, कल को आप बोलो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, घर लेने का टाइम मंगा लेंगे, भाई साहब डॉलर का वैल्यू तो बढ़ रहा है। आज आप 50 से भेज रहे हो, कल आप 60 पे वापस, और वापस आने पे और ज्यादा देने पड़ते हैं। आज अगर 60 पे भेजोगे तो 62 पे वापस आएगा या 63 पे वापस आएगा। तो वो अभी भी भेज के अभी भी मंगाओगे ना, तब भी 1% 2% का लॉस है, क्योंकि वो अलग है, प्राइस अलग होता है। आप यूएस भेज कर पैसा वापस मंगा लो, एक दिन में लॉस हो जाएगा, राइट। बिल्कुल क्योंकि वो फॉरेक्स लगता है ना, बैंक भी तो पैसा बनाएगी बीच में। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको इंडिया जाना है लॉन्ग टर्म तो $1000 $500 भेजो भाई, 5 साल में यू विल सेव गुड मनी। बट अगर वो पैसा वापस आने का प्लान है कनाडा, देन इट्स नॉट अ राइट एडवाइस। देन इन्वेस्ट इन द कंट्री यू आर इन, वेयरएवर यू आर, बेटर। जब जाना तब जाना, ले जाना। चलो एक और चीज, अच्छा ये तो बेस्ट चीज है ही, क्योंकि आप जब एज NRI आप NRE NRO अकाउंट के थ्रू इंडिया जाओगे, NRE अकाउंट में डाल के पैसा, तो वो अगेन टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे, क्योंकि इंडिया कनाडा की ट्रीटी नहीं है, ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है। क्योंकि जैसे यूएस कनाडा का है, अगर आपने यहाँ टैक्स पे किया, यूएस वाला टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, या यूएस में क्या यहाँ नहीं करेंगे। बट इंडिया कनाडा का नहीं है, दैट्स व्हाई दिस NRE NRO का मैंने उतना आइडिया नहीं, बट NRE NRO इसीलिए बनाए गए हैं अकाउंट्स ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े, बिकॉज दैट इज योर टैक्सेबल इनकम, यू ऑलरेडी पेड टैक्स वंस इन अदर कंट्री, इंडिया वोंट चार्ज यू बैक अगेन। ये तो हो गई कुछ चीजें जो करनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कनाडा में हर सुपरमार्केट में आपको गैम्बलिंग, ये जो व्हाट यू कॉल इट, टिकट्स, लॉटरी टिकट्स ये मिल जाती हैं। देन आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट क्रेडिट कार्ड्स बाद में, और क्रेडिट्स तो अब आगे की बात है। बाकी क्रेडिट बहुत टाइप के हैं यहाँ पे, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो फर्स्ट होता ही है। नाउ विल नॉट से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। आप क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हो अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। व्हाट इज द राइट एडवाइस? देखो, एज यू सेड, कनाडा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं आपको, बिल्कुल, जो शायद एक एज के लिए अच्छी हैं, या अगर आप यू आर प्रिटी वेल्दी तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप $100 कमाते हो, 50 खर्च करते हो, 10 एक्स्ट्रा बचता है, आपने शौक पूरे कर लिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया करता था तो कनाडा के बारे में, तो मैंने बनाया डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा पे वीडियो बनाया था मैंने। उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक आकर के, अब टेक्निकली देखा जाए तो आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट, इट्स वो कंट्री की चॉइस है, वो चीज़ें बेच रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री में इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल वीड यहाँ पे लीगल है, इजीली अवेलेबल, अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल, अलग अलग तरीके में। मैंने सुना कुकी आती है, कोई कह रहा है केक आता है, कोई कह रहा है जेली आती है। नॉक ऑन वुड मैंने आज तक कभी नहीं खाया, और ना मैं कभी प्रेफर करूँगा ट्राई करना, बिकॉज मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ करते हैं, बट मुझे उसकी स्मेल ही नहीं पसंद है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि पहली बात तो ट्राई करो खुद को इन चीज़ों से दूर रखने का, बिकॉज होता है कि आज आप $10 का खरीद रहे हो, कल आप 20 का खरीदो, क्योंकि वो एडिक्शन बढ़ता जाता है।
और नॉर्मल आप रोज एक कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दो, एक कैन पियोगे धीरे धीरे वो 2 हो जाएंगे, आई बेट, क्योंकि आपको रोज पीने का आदत लग जाएगी उसको, कुछ भी हो, चाहे वो दारू हो चाहे वो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक भी हो, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बात आती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। इट इज़ गुड बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। पहला, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में मदद करता है, और ये कंट्री में क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। आप मोबाइल फ़ोन भी अगर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के लिए जाते हो तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका क्रेडिट पुल करेगा, देखने के लिए कि आपके पुराने बैलेंसेस तो नहीं पता लगा आप पे ही ना कर पा फ़ोन लेके भाग जाओ आप, क्योंकि वो तो आपको इसीलिए दे रहे हैं। क्रेडिट चेक वहाँ भी होगा। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, दे हैव द राइट टू डू क्रेडिट चेक। आप रेंटल अप्लाई करोगे, क्रेडिट चेक होगा, ठीक है। क्रेडिट चेक बिल्ड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड आपको एक पावर देता है टू बोरो मनी when you are short with to manage your expenses, and it gives you 21 days grace period to not to pay taxes, oh sorry, interest on that. For example, आपका every credit card हर बंदे का different due date होता है, ठीक है। मान लो मेरा ड्यू डेट है 30th of this month, every month 30 तारीख को मेरा बिल जनरेट होगा, it will say due date is 21st of next month, क्योंकि वो 21 डेज आपको मिलते हैं। अब how this 21 days works, because कनाडा में बाई वीकली पे मिलती है, that means every like 14 दिन में 15 दिन में आपको सैलरी आती है, ठीक है। बिल्कुल। वो 21 डेज के बीच में एक ना एक सैलरी आएगी। तो ट्राई टू मेक अ हैबिट कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, वो जो बाई वीकली पेमेंट आ रही है उससे आप अपना क्रेडिट कार्ड पूरा पे कर लो, पूरा जितना उस दिन का बैलेंस है, ठीक है, 600 800 जो भी बाई वीकली आप खर्चा कर रहे हो, ट्राई टू हैव मेक दैट हैबिट, दैट वे यू विल नेवर क्रॉस योर लिमिट्स। कभी कभी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया जा रहे हो, आप घर वालों के लिए गिफ्ट लेके जाते हो, वो तो बहुत मज़ा आता है करने में, ठीक है। आप कमा रहे हो और आपको बहुत खुशी होती है, बिल्कुल खरीदो। एक अपने दिमाग में बना के रखो कि मुझे मेरा एक बजट है। तो हम क्या करते हैं, आई पर्सनली, मी एंड माई वाइफ, यू वोंट बिलीव, हम पूरे साल शॉपिंग करते हैं। सेट अमाउंट नहीं है कि इंडिया के लिए, हाँ, कि इतना ही लेना है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, 4 तो मेरे बताया भाई बहन ही है मेरे, राइट। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके फैमिली वॉटेवर, तो मैं 16 लोग, करीब करीब 16 लोग लेके आता हूँ। और ये सिर्फ क्लोज नेट है, चाचा ताऊ पे तो मैं आया ही नहीं हूँ अभी, ये सिर्फ इनके लिए लेके जाता हूँ। ये जो मेरी एकदम क्लोज नेट है, जो मेरे फादर के जो भाई है, चाचा चाची, उनका एक बेटा, वी ऑल यूज्ड टू लिव टुगेदर कानपुर में पहले, तो वी आर लाइक वन फैमिली, हमें कभी लगा ही नहीं कि अलग है ऐसा। तो बस इनके लिए लेके जाता हूँ। 16 लोग के लिए मुझे लेना है, 14-15 लोग मेरी वाइफ की फैमिली में। इतने लोग के लिए गिफ्ट अगर मैं एक बार लेने जाऊँगा तो सर $5 से $6 मिनिमम खर्चा होगा मेरा। बिल्कुल। हम पूरे साल खरीदते हैं, जब जो दिखा ले लिया, जब जो सस्ता मिला ले लिया। क्योंकि आज फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिवाइस की जीन्स लेनी है मेरे वाइफ के लिए, अगर आज जाऊँगा तो मुझे $60 की मिलेगी शायद, कभी कभी सेल में 70 की 2 मिल जाती हैं, सेल पे ले लूँगा मैं। मेरे को उसे यहाँ से सामान लेके देना है, बिल्कुल। पैसा ना वो देख रहा है ना मैं देख रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेच माई एक्सपेंसेस इन द होल ईयर। अगर आप, मैं हर साल इंडिया जाता हूँ, ये मेरा एक प्रॉमिस रहा है घर पे, और बिना जाए मुझे मज़ा भी नहीं आती है, वो जब तक इंडिया में पैर नहीं रखूँगा मुझे मज़ा नहीं आएगी। तो हर साल जाना है, पूरे साल शॉपिंग करते हैं। तो ट्राई टू कीप इन माइंड, जो मैंने बताया, एक्सेल शीट बनाओ अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए, यहाँ से एक्सपेंसेस ट्रैक बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो कि इतना बाई वीकली में, हर बाई वीकली 600 दे रहा हूँ, इस बार 700 क्यों हुए, अच्छा फलाने की बर्थडे पार्टी गए थे, मेरी बर्थडे पार्टी थी, ये मिसलेनियस खर्चे ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। यू कैन नेवर हैव अ सेट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ट्राई टू हैव दिस। और अगर आप जैसे इंडिया जाने का है गिफ्ट खरीदने, तो ट्राई करो कि, और आपको इंडिया अगर जाना है, अनलेस देयर इज एन सिचुएशन, और कुछ कभी होता है कुछ कोर्ट का इशू है, साइन करने जाना है, प्रॉपर्टीज है, कभी होता है फादर की तबीयत खराब है, मॉम की तबीयत, कुछ भी है, वो केसेस में यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, एंड इस सिचुएशन में आप तुरंत जाते हो, कुछ शॉपिंग कुछ नहीं करते हो, बेसिक कुछ लेगा, चॉकलेट वॉकलेट चले गए। बट आपको मिनिमम 3 महीने पहले से पता होता है आप इंडिया जा रहे हो, क्योंकि टिकट करके रखते हो, छुट्टी लगा के रखते हो अगर आप काम कर रहे हो, तो 3 महीने पहले शॉपिंग करना शुरू करो ना। लास्ट के वीक में क्यों कर रहे हो कि एकदम से क्रेडिट कार्ड बिल होगा $2-3 हज़ार, अब तुमसे पे नहीं किया जा रहा है, अब तुम्हें वो स्ट्रेस भी हो रहा है, अब तुम जाकर सिगरेट पियोगे अगर तुम सिगरेट पीते हो तो, या तुम 2 पैक दारू ज़्यादा पी लोगे, या फिर तुम अपने घर वाले पे चिल्ला दोगे, गर्लफ्रेंड चिल्ला दोगे, बॉयफ्रेंड चिल्ला दोगे, बीबी पे चिल्ला दोगे, माँ पे चिल्ला दोगे, तुम कहीं ना कहीं वो इवेंट आउट करोगे, या कंपनी में काम में मन लगा कि यार साला $2,000 पे कैसे करूँ, मेरी बाई वीकली पेमेंट 1500 आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड गुड, ये 2 बातें हो गई। पहली बात, लेट यू बोरो मनी, सेकंड थिंग आपका रेट बिल्ड करता है। बुरी चीज़ यही है कि जैसे जैसे आपको, एक बार क्या होता है, आपको पता है कि अरे यार मेरा सैलरी 2,000 है, बट मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5,000 है, तो मैं 4,000 का खर्चा कर सकता हूँ। यार गुची की बेल्ट अच्छी लग रही है, वो $800 की है, ले लो, बिल्कुल लो, कमा रहे हो अपने लिए करो, लेकिन क्या उस 800 को टाइम पे कर पाओगे? वो क्या होता है, वो 800 बनता है 1,000, 1,000 बनता है 2,000, 2,000 बनता है 3,000, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके इनफ्लो जो इनकम है उससे ज़्यादा आपका आउटफ्लो है। बिल्कुल। अब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मेंटली इम्पैक्ट करता है मोस्ट ऑफ अस। कुछ लोग हैं जो कूल रहते हैं कि ठीक है यार एक्स्ट्रा जॉब कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, अच्छा स्मार्ट थिंग, खर्चा करा है तो पे करने का दम भी है। कुछ लोग क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं वेंट आउट करने के लिए, एज आई सेड, या तो आप किसी चीज़ का एडिक्शन पाल लोगे, और एडिक्शन पालने का मतलब है आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो उस चीज़ पे। लॉटरी खरीद रहे हो तो अरे आज नहीं तो कल लग जाएगी, वो आप उसको खरीद, उस पर लग गया। सिगरेट पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग,
तो वो खर्चा आप और बढ़ा रहे हो। तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी गुड इफ़ यू नो द राइट वे टू यूज़ इट। वो बस सिंपल ये है फंडा। और क्या गलतियां लगती हैं आपको, क्या गलतियां हैं ऐसी जो आपको लगता है स्टूडेंट्स, मेनली स्टूडेंट में फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नहीं बिल्कुल बहुत ज़रूरी वर्क है। परमिट पीआर पे जो लोग हैं उनके पास फुल टाइम जॉब्स हैं और दे आर मैनेजिंग समहाउ। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स ने फीस भी निकालनी है। हाँ, वो कई बच्चे जो फीस निकालनी है, कई बच्चे जो पे करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और होता क्या है, जब आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप सेविंग करना सीख जाते हो। बस सेविंग करना सीख जाओगे तो फीस भी निकालोगे, और जब एक्सपेंसेस कम रखोगे तो पैसे वैसे ही बचेंगे। होता क्या है कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि जब वो यहाँ पर आते हैं उन्हें एकदम से लगता है कि मुझे फ्रीडम मिल गई। इंडिया में 9 बजे घर नहीं पहुँचते तो पापा का फ़ोन गया, मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा कहाँ हो? तो पता है कि 9, साढ़े 9, 10 ये मेरी लिमिट है। आज दोस्त की पार्टी तो 11 बजे की परमिशन मिली है, और वो बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन सिखाता है वो आपको। यहाँ आकर तो कोई है ही नहीं। और रात का जब यहाँ 11 बज रहा है तो वहाँ तो सब सो रहे हैं, या उनकी सुबह हुई है अभी अभी। और जब आपका रात का 2-3 बज रहा है तो उनको लग रहा है तुम सो रहे हो कि तुम्हारा 2-3 बज रहा है, पर तुम तो दोस्तों के संग एंजॉय करो, विच इज़ गुड, एंजॉय करो लाइफ में। बट ये जो गलतियाँ होती हैं, आपको लगता है जब आपको फ्रीडम मिल गई और फ्रीडम का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हो आप, दैट्स वेयर यू विल स्टार्ट सीइंग सम नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। अगेन कुछ लोगों के लिए वो काम भी कर जाता है कि भाई 4 दोस्तों के संग बैठे थे, रात में बैठे बैठे प्लान बना के बिजनेस शुरू करते हैं, आज बिजनेस चल गया, डिफरेंट थिंग। बट वो बहुत वन ऑफ सिचुएशंस होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो फ्रीडम आपको मिल रही है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मम्मी नहीं बोल रही जाके आटा लेकर के आओ, तुम ग्रोसरी अपने हिसाब से करते हो, तुम्हें टाइम मिलता है, या तुम चलते थे मैकडी से बर्गर उठा लिया खा लिया, सबवे से एक सबवे उठा लिया खा लिया। जो मैंने बोला ना कि गाड़ी मत खरीदो टीटीसी और ये लोकल ट्रांसपोर्ट, वो जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हो ना 1-1.5 घंटा, उस टाइम को सही जगह यूज़ करो। इंस्टाग्राम के रील देखते हो, हमारे जैसे लोगों का काम चलता है बिल्कुल कि हम चाहते हैं लोग हमें देखें। मेरा रील बनाने का रीज़न कुछ और है, मैं चाहता हूँ लोग स्माइल आए किसी के फेस पे, क्योंकि लोगों के दिल में ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है। पैसे वाला भी टेंशन है कि यार घर पे रेट पड़ गई तो क्या होगा, जिसके पास नहीं वो कह रहा बच्चे को पढ़ाऊँ कैसे, कल खाना कैसे खिलाऊँ। तो हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन है। तो वो जो 1 घंटे का टाइम है ना, मज़ा आती है वीडियोज़ देखने में, गेम खेलना खेलो, आधा घंटा खेलो, आधा घंटा कुछ पढ़ लो यार उठा कर बुक। अगर स्टूडेंट हो तो असाइनमेंट की प्रिपरेशन कर लो, और मैं लिटरली ये करता था। आप असाइनमेंट कर सकते हो, आप कोई बुक पढ़ सकते हो, फॉर रिफ्रेशमेंट आप बीच में कुछ देख सकते हो, म्यूजिक सुनो, और मैं या फिर आप अगेन बुक पढ़ सकते हो, कोई आप नॉलेजेबल पॉडकास्ट देख सकते हो, कोई आप एजुकेशनल वीडियो यूडेमी वगैरह बहुत बिल्कुल बिल्कुल कोर्सेरा है। आप वो भी नहीं करना है तो अगर आप थोड़े से रिलीजियस हो तो पाठ लगा लो, एग्जैक्टली वो सुन लो, माइंड रिफ्रेश होता है माइंड, और गलत जगह माइंड नहीं जाता है। बिल्कुल। तो ये जो बस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो फ्रीडम एक मिलती है यहाँ आकर, हर किसी को मिलती है फ्रीडम ही है सर, है ना। कोई पूछने वाला नहीं है कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। और फ्रीडम मिली है तो उसका सही इस्तेमाल करोगे तो इट इज़ गुड फॉर यू, फ्यूचर अच्छा बनेगा। नहीं करोगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यू आर वरीड कि व्हाट टू डू। अब मैंने कहा था कॉल सेंटर काम नहीं करना था, बट मैंने किया क्योंकि मुझे पता था कि यार पीआर जल्दी लग जाएगा इससे। पीआर तो लग ही जाएगा 3 साल में, क्योंकि इंडिया में 3 साल का एक्सपीरियंस है, आज नहीं तो कल लग जाएगा, पॉइंट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर ये कर लूँगा तो जल्दी बन जाएगा पीआर, है ना। आगे लाइफ भी आगे बढ़ेगी, फिर घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, सब करेंगे। तो मैंने शायद कोशिश यही करी कि अपना टाइम, मैंने बहुत करी, मैंने बहुत फन किया है। लेकिन एक टाइम पे क्या था, मुझे लगा कि आज मेरा जो इनफ्लो है मेरे आउटफ्लो से बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया $3,500-4,000 मैं सेव कर रहा था। आज भी मेरे पास कहीं वो एक्सेल शीट पड़ी है, सिंस आई स्टार्ट वर्किंग डे 1 थ्रू फैक्ट्री शिफ्ट लगाई थी, उसकी डेट, टाइम, कितने घंटे काम किया, उसका कितना पे आया, मेरे पास सारा आज भी एक एक्सेल शीट में लिखा हुआ है। अब नहीं ट्रैक करता हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे बैक इन द माइंड चलता रहता है, मुझे पता है कि मॉर्गेज पेमेंट जानी है, कार का लोन, कार का इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, घर का हाइड्रो बिल, ये सब मुझे याद रहता है। बट उस टाइम पे मेरे पास एक्सेल शीट है, और मेरे पास एक एक जॉब जो मैंने करी है, किस दिन मेरी कितनी टिप बनी है, वो तक लिखा है मेरे पास आज भी। आई कैन शो यू। एक शायद जो सबसे बड़ी गलती लोग और करते हैं, अगेन मैं इसको गलती नहीं बोलूँगा, हाँ। लेकिन रिलेशनशिप्स जो यहाँ पे आके शुरू होते हैं वो किस तरफ जाते हैं आपको लेके, उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इसमें ऐसा होता है, 2 चीज़ें होती हैं। अगर तो आपका पार्टनर अच्छा है, बिल्कुल। जो आपके साथ खड़ा है हर चीज़ में, तो आपकी लाइफ बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। आप शायद यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड ने अच्छे पैसे कमाए यहाँ पर, शी सेव्ड गुड मनी, इसको फीस के लिए पैसे कम पड़े तो उसने दिए, एंड दे गॉट मैरिड, दे आर स्टिल टुगेदर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक और फ्रेंड था, ठीक है, उसको, उसके जो पार्टनर था उसको क्रेज था थोड़े ब्रांडेड चीज़ होगा, बर्थडे आई, भैया ने लुई विटॉन का बैग गिफ्ट किया, अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। पर उसकी $2,000 बैग लेने की उस समय नहीं थी औकात,
आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड औकात, बट वो ज़रूरी है यूज़ करना, थोड़ा दिल पे लगनी चाहिए बात। नहीं थी उसकी लिमिट वो, ठीक है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं थी $2000 की, उसने खरीद के दिया। और ये सिर्फ मैंने क्या ना कि मर्द बेचारा, लड़कियां भी हैं बेचारी जो बहुत करती हैं, ये दोनों तरफ से है। बिल्कुल आई एम जस्ट यूजिंग वन नेम जस्ट टू गिव एग्जांपल, ये दोनों तरफ से है, किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। बिल्कुल तो एक सही पार्टनर होना बहुत जरूरी है। वो कैसे पहचानोगे आप? इन्हीं चीज़ों से पहचानोगे आप कि जब आप बाहर जा रहे हो तो कभी आप खर्च कर रहे हो तो कभी वो भी हाथ बढ़ा रहा है। अगर हर बार आप ही कर रहे हो तो थोड़ा सा रेड रेड अलार्म है वहाँ पर। और मैं कहता हूँ वो टाइम चला गया जब है कि नहीं सिर्फ लड़का है तो लड़का ही पे करेगा, ऐसा नहीं है। जब आप बोल रहे हो कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इफ़ यू आर गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू अनदर वुमेन, अगर आप देखते हो कि आपकी माँ भी आपके बाप के संग बराबर से खड़ी हो, आपकी बहन भी आपके जीजा के संग इक्वली खड़ी हो, तो आप उस लड़की को भी अपने संग इक्वल खड़ा करिए। और सेम गोस टू द गर्ल कि आप उस लड़के को भी इक्वल खड़ा करिए और आप हाथ बढ़ाइए बराबर से खर्चा करने का। जिस दिन ये हो रहा है समझना कि ये बंदा मेरे लिए आगे समझेगा मेरे एक्सपेंसेस को। और एक्सपेंसेस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जैसी कंट्री में तो मैं कहता हूँ बिना पैसों के कुछ नहीं होता, कहीं नहीं होता। पैसा इंडिया में भी चाहिए आपको, बट यहाँ पर हर चीज में पैसा ही लगेगा भाई, कुछ भी कर लो। वहाँ पे इंडिया में तो कहीं कभी कहीं फोन करा यार, वो प्लम्बर अपना दोस्त है आके करके चला गया, यहाँ तो $300 की विजिट है उसकी। दोस्त होगा तो बोलेगा तेरे लिए 200 चार्ज कर लूंगा, बट चार्ज जरूर करूंगा मैं। जब मुझे पिकअप करने आया था मेरा दोस्त, मैंने बोला भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा, $35 दिए थे मैंने उसको जब उसने मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया। तो क्योंकि मुझे पता है वो भी अब मेहनत कर रहा है और उसका भी जो पेट्रोल लगा, गाड़ी लेकर के आया, मुझे पिक करा ड्रॉप करा, मैंने $35 लिए उसने मेरे से, ज़्यादा नहीं लिया उसने, 50 बनता था शायद में भी, बट 35 लिए उसने, मैंने कम लिया लेकिन पैसा लिया उसने और मैंने दिया भी उसको। तो इंडिया में क्या होता, अरे भाई आया अपना पिक करके लेके जाएंगे। मैं जाता हूँ इंडिया, 2 से 3 गाड़ियाँ आती मेरे को पिक करने के लिए, चाहे सामान मेरा एक में ही आ जाएगा, राइट। और मेरी वाइफ भी है, ये तो 4 बैग है तो 2 गाड़ी सामान आ गया, तब भी 1 गाड़ी एक्स्ट्रा आई है, क्यों? क्योंकि भाई आया अपना, है ना। तो थोड़ी लाइफस्टाइल हर जगह की अलग है। तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर आपका पार्टनर, आप पहली बात तो ये पैसों पे आ जाती बात। दूसरी बात, आप अगर परेशान हो, ठीक है, और आप डिस्कस कर रहे हो वो चीज़ फ़ोन पे या सामने बैठकर, अगर वो चिढ़ रहा है, नहीं सुन रहा है, ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प यू इन योर बैड टाइम। अगर आपकी परेशानी को आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग, है ना। तो ये कुछ वो बोलते हैं ना रेड फ्लैग, कभी कभी हो सकता है उनका भी दिन खराब हो यार। तो अगर आप इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर देन बी अ गुड लिसनर एज वेल। सुनने वाला ही बनो अगर सुना रहे हो तो। लेकिन ये ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है सर, और वो किसी को सुनाई नहीं देगी ज़्यादा दूर तक, ठीक है। तो आपको बराबर से करना पड़ेगा काम। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप समझो आपका पार्टनर कितना आपका साथ दे रहा है हर चीज़ में। आप जॉब्स का ट्राई कर रहे हो, वो एटलीस्ट आपके साथ जा रहा है, वो किसी फ्रेंड से कह के आपका रेज्यूमे फॉरवर्ड करवा रहा है, आप उसका करवा रहे हो। आप खर्च कर रहे हो, आज आपका बुरा दिन है तो उसने पे कर दिया, आज आपको अच्छा फील नहीं हुआ तो आगे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के, गुलाब का फूल लेकर, केक लेकर के, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि $2000 का आप जब सामान दोगे तभी आप समझो वो प्यार करता है बंदा। जब उसको ज़रूरत है जिस चीज़ की, जब उसको कंधा चाहिए, अगर उसने कंधा दिया दैट मीन्स वो है आपके लिए कुछ। मतलब बेसिकली वो उस चीज़ पे बेस नहीं होना चाहिए कि अगर आप बीवी से करो प्यार तो ये डायमंड कुकर से कैसे करो। राइट, बिल्कुल। मतलब ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास पैसा है उड़ाओ, बिल्कुल खर्चा करो। $100 कमा रहे हो, 50 की खर्चा, 10 एक्स्ट्रा खर्च करो, बिल्कुल करो। लेकिन अगर आपका टाइम खराब चल रहा है, आपकी सिचुएशन खराब है, आप परेशानी है किसी चीज़ की, और आपका पार्टनर अगर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, बात करो उस बारे में। क्योंकि आज बात नहीं करोगे 2 साल बाद वो चीज़ बड़ा इशू बन जाएगी। हर छोटी चीज़ बड़ी बनती है एक ना एक दिन, है ना। पेड़ लगाओ, पानी डालना शुरू करो, बढ़ेगा आज नहीं तो कल। तो ये पेड़ है जो आप प्लांट करते हो जब रिलेशन स्टार्ट करते हो। एक ही बंदा अगर से पानी देता रहेगा और एक बंदा उसको सींचेगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। दोनों को पानी देना पड़ेगा बहुत अच्छी बात बोली, और तभी वो पेड़ बढ़ेगा और तभी फ्रूट्स निकलेंगे। बहुत प्यारा और पॉडकास्ट। सर एक चीज़ और बोलूँगा, ब्रेकअप तो Please. होते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। और अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी कुछ सिखा के जाता है, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भूल जाओगे शायद पहले वाले को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी भर याद रहते हैं कुछ लोग आते ही ज़िंदगी में कि ज़िंदगी भर याद रहें, पर शायद वो आपके लिए शायद सही नहीं थे, या उनके साथ रहना उनके आपके लिए सही नहीं था, या उनके लिए सही नहीं था। तो इस पर मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी थी कि किसी ने महफिल में पूछ लिया कि क्या वो आज भी याद आते हैं। मैंने कहा कि अगर ना कह दूंगा तो पहली मोहब्बत की तौहीन होगी, और हाँ कह दिया तो आखिरी से बेवफाई। क्या बात है, बस वाह, यही कहूँगा सर। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच भाई, सीरियसली थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आएगा स्टोरी सुन आई के। होप सो। काफ़ी नॉलेज गेन की आपसे, काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, इसके लिए थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक्स मी, फॉर थैंक यू गिविंग वेरी मच। योर टाइम टू द मक अरे टॉक्स। सर थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑनर्ड, थैंक Thank यू।